तो दोस्तों एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो और ह्योंगजू दोनों रिलेशनशिप में थे। रियो उससे समर वेकेशन पर जाने की बात कर रही थी। ह्योंगजुन का उस पर ध्यान ही नहीं था। इस बात से रियो गुस्सा हो जाती है। ह्योंगजुन उसे एक लिफाफा देता है और कहता है इसे खोलकर देखो। रियो इस लिफाफे को खोलती है और इसमें 2 टिकटे थी, वो भी कोरिया के। रियो की आंखें नम होने लगती है। तब ह्योंगजुन उससे कहता है तुम काफी टाइम से अपनी मदर से नहीं मिली, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगी? और मैंने 2 टिकटें इसलिए ली है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। उससे कहता है लिफाफे में और कुछ भी है। तो फिर से लिफाफे के अंदर देखती है तो इसमें एक रिंग थी। ह्योंगजुन वो रिंग लेकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इस वजह से रियो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे तुरंत यस भी बोल देती है। दोनों रिलेशनशिप में अच्छा कर रहे थे बट सडनली रियो को पता चला कि उसे स्टमक कैंसर है, जिस वजह से वो पूरी तरह टूट भी जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि उसे स्टमक कैंसर कैसे हो गया। तब उसने रियलाइज किया कि उसने बहुत ही स्ट्रगल किया था और बिजी लाइफ की वजह से उसने अपनी मील भी प्रॉपर तरीके से नहीं खाई। डिप्रेशन और इस तरह के लाइफ स्टाइल की वजह से उसे स्टमक कैंसर हुआ। वेल प्रेजेंट में देखते सोंगयो रियो के बारे में सोच रहा था कि ऐसे टाइम पे उसने उसका हाथ क्यों झटक दिया। तभी उसे याद आता है कि ये टाइम ये बात सोचने की नहीं है, उसे फिलहाल हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसी तरफ रियो हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी जांच हो गई है और रिपोर्ट कल तक आएंगे। रियो डॉक्टर को थैंक यू कहती है। तब उसे पता चलता है ये जोंगह्योन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर सोंगयो के डैड भी डॉक्टर है। जब वो डॉक्टर जोंग के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि आज उनका ऑफ है। ये सुनकर रियो को राहत मिलती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बारे में किसी को भी पता चले। बाहर ह्योंगजुन उसका पहले से वेट कर रहा था। वो उससे पूछता है डॉक्टर ने क्या कहा। अभी यहाँ पर सोंगयो भी आ जाता है और उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? तो रियो कहती नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें किसने बताया कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ? सोंगयो कहता है अभी ये बातें जानने की नहीं है, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ह्योंगजुन कहने लगता है तुम्हें दिखता नहीं यहाँ पर मैं भी हूँ, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखा करो। फिर वो रियो से कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। अभी रियो कहती है मैं सोंगयो के साथ घर चली जाऊंगी क्योंकि हम दोनों का घर एक ही जगह पर है। आज तुमने मेरी मदद की इसके लिए थैंक यू। फिर ह्योंगजुन रियो से कहने लगता है जैसे तुम पहुंच जाओ तो मुझे बता देना, मैं वेट करूंगा। सोंगयो कहता है मत वेट करना, मैं रियो को उसके बेड तक छोड़ कर आऊंगा। फिर ह्योंगजुन उससे कहने लगता है रियो अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, वो एक वुमेन बन चुकी है। सोंगयो उसे कुछ नहीं कहता और वो रियो को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। आगे फ्लैशबैक में देखते हैं जब उसने अपनी बीमारी के बारे में ह्योंगजुन को बताया था तो ह्योंगजुन ने उसका फुल सपोर्ट किया था, उसे हिम्मत दिलाया और भरोसा दिया कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आजकल मेडिकल बहुत एडवांस हो गई है तो उसका भी इलाज हो जाएगा। और उसने रियो का ध्यान रखने के लिए अपने काम की भी छुट्टी ली थी। अब प्रेजेंट में ये दोनों घर पहुंच गए थे। सोंगयो उसके लिए दरवाजा खोलता है और बंद भी करता है। रियो ये देखकर उसे कहती है अचानक तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सोंगयो उसे कहता है बस कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ा नरमी से पेश आना चाहता हूँ। रियो कहती है प्लीज ऐसा बर्ताव मत किया करो, वैसे तो तुम हमेशा मुझे अपना सर्वेंट बनाकर रखते हो, अब अचानक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हो। सोंगयो कहता है हाँ मैंने देखा, ह्योंगजुन भी तुम्हारे साथ ऐसे ही पेश आता है, तब तो तुम्हें अच्छा लगता है। फिर रियो से घूरने लगती है। सोंगयो कहता है प्लीज माइंड मत लो और अंदर जाओ, जिसके बाद वो भी तुरंत यहाँ से भाग लेता है। इधर रियो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे याद आता है जब वो बीमार पड़ी तब उसने अपनी मॉम को ये सब बताने की कोशिश की थी पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने कॉल किया और कहा मैं कुछ दिन बहुत ही बिजी रहने वाली हूँ और इस दौरान मैं कॉल उठा नहीं पाऊंगी और आपको कॉल भी नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज परेशान मत होना। म्यूजिक ने कहा ठीक है, पर तुम अपना पूरा ख्याल रखना और टाइम पर खाना खाना। सुनते ही रियो के आंसू छूटने लगे थे और उसने तुरंत कॉल काट दिया, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोई और अपने आप को हिम्मत दी कि वो सब कुछ फिक्स कर सकती है और वो इस बीमारी से भी डील कर सकती है। पहले प्रेजेंट में हम सोंगयो को मोयुम के साथ देखते हैं। वो मोयुम को सब कुछ बताता है कि रियो ने किस तरह उसका हाथ झटक दिया था। टाइम पर तो उसे उसको चुनना चाहिए था। मोयुम उसे पूछती है तो तुमने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? तो सोंगयो कहता है नहीं पूछा। मोयुम कहती है यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब जब तुम्हें टाइम मिले तो प्लीज तुम पहले ये पूछना। सोंगयो से उसके फीलिंग के बारे में पूछने लगती है कि उसे अभी इस टाइम कैसा फील हो रहा है। सोंगयो बताने लगता है कि उसे जेलिसी फील हो रही है। मोयुम कहती है ऐसी वाली फीलिंग नहीं, ये बताओ जब तुम उसे देखती हो तो कैसा फील होता है? क्या तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और ड्रम बजने लगते हैं? सोंगयो कहता है अचानक तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? तो मोयुम कहती है छोड़ो इस बात को जाने दो। दूसरी तरफ रियो को देखते हैं, उसके पास ह्योंगजुन का मैसेज आता है। उसने लिखा था टाइम पर अपनी दवाइयाँ ले लेना। इधर बाहर सोंगयो भी घर आ गया था। वो देखता है कि रियो की रूम की लाइट अभी भी जल रही है। सोंगयो अपने मन में कहने लगता है रियो अब सो जाओ, तुम बहुत थकी हुई हो। तभी रियो की रूम की लाइट भी ऑफ हो जाती है। वो लेट गई थी और सोच रही थी कि इस बीमारी का नाम कैंसर क्यों रखा गया। काश इसका नाम फ्लावर या लाइट जैसा कुछ होता। नाम हर चीज का मतलब ही बदल देता है। कैंसर सुनकर ऐसा लगता है कि ये कितना डार्क है और स्कैरी है। नेक्स्ट मॉर्निंग रियो रेडी होकर नीचे आती है तो उसके डैड उससे बात किए बिना ही काम पर चले जाते हैं। फिर रियो की मॉम उससे कहने लगती है तुम कुकिंग क्लास जाना चाहती हो, तुम जा सकती हो और सीख भी सकती हो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, और अगर तुम यूएस नहीं जाना चाहती तो मत जाओ,
लेकिन यहाँ पर रहकर तुम प्लीज जॉब ढूंढो, तुम अपना एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड वाले फील्ड पर वापस जाओ, बस मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ, और कुकिंग तुम्हारी शादी के बाद काम आएगी। तब रियो कहती है मैंने अपना ड्रीम ढूंढ लिया है और मैं कुकिंग ही करना चाहती हूँ। रियो की मॉम कहने लगती है तुम्हारे डैड इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम सब कुछ कर सकती हो पर एज अ करियर कुकिंग नहीं कर सकती। रियो ज्यादा बहस नहीं करती और बाहर आ जाती है। बाहर सोंगयो पहले से खड़ा था और उसी का ही वेट कर रहा था और उसे पता था कि रियो की फिर से उसकी मॉम से लड़ाई हो गई है। रियो उससे कहती है प्लीज वो अपने काम पर ध्यान दे। तब सोंगयो कहता है चलो इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। जिसके बाद वो रियो को रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि उसने बहुत ही सिंपल सा खाना ऑर्डर किया था। कहती है ये तुमने क्या मंगाया है? तो सोंगयो कहता है तुम इसे एक बार खाओगी तो खाती रह जाओगी। रियो को भूख तो लगी गई थी, इसलिए वो बिना देरी करे खाना खाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो पहला बाइट लेती है तो ये उसे बहुत ही पसंद आता है और वो बस जल्दी जल्दी खाई जा रही थी। कुछ देर में रियो अपना पूरा खाना फिनिश कर देती है। सोंगयो कहता है मैं तो डर ही गया था, मुझे लग रहा था खाने के साथ कहीं तुम बाउल भी ना खा जाओ। अभी अचानक रियो के पेट में फिर से दर्द होने लगता है, लेकिन रियो सोंगयो को पता नहीं चलने देती। वो वॉशरूम चली आती है। रियो ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया था जिस वजह से उसे पेट में दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ डोंगजिन को जिम में देखते हैं, वो एक्सरसाइज कर रहा था। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, उसे पहली बार एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने का स्पॉन्सरशिप मिला था। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो जल्दी से मैसेज का रिप्लाई कर देता है। दूसरी तरफ हाईसुक को देखते हैं जो बहुत ही अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो फोटो एल्बम देखने लगती है। हर फोटो में बस सोंगयो और सोंगयो के डैड और रियो ही थी, बस कुछ ही फोटोज में वो थी। जब वो इस बारे में सोच रही थी तभी बाहर एक ब्लास्ट होता है। वो जल्दी से बाहर आती है, देखते वॉशिंग मशीन का कांच फूट गया था। आगे बढ़ने लगती है और नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, इन पर गिरने वाली थी। तभी जोंग आकर उसे पकड़ लेता है और हाईसुक के लिए काफी रोमांटिक सीन था। फिर जोंग उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना, नीचे कांच पड़े हुए हैं, तुम्हें नंगे पाँव यहाँ पर नहीं आना चाहिए। एक काम करो तुम वहाँ पर रहो, मैं ये सब क्लीन करता हूँ। के बाद हाईसुक सोफे पर बैठी रहती है और जोंग सब कुछ साफ करता है। सब कुछ साफ होने के बाद वो जब जा रहे थे तभी हाईसुक नोटिस करती है कि उसके पाँव से खून आ रहा है। फिर हाईसुक उसकी मलहम पट्टी करती है। सब कुछ होने के बाद जोंग कहता है ठीक है अब मैं काम पर जा रहा हूँ। तभी हाईसुक पीछे से बोलती है क्या तुम रेमन खाना पसंद करोगे? अगले सीन में देखते हैं हाईसुक रेमन बना रही होती है और जोंग बहुत ही खुश हो रहा होता है अपनी बीवी को अपने लिए कुछ बनाते हुए देखकर। खाना रेडी हो जाता है और दोनों बैठकर खाने लगते हैं। साथ ही वो काफी बातें भी शेयर करते हैं। काफी टाइम बाद ये दोनों एक साथ बैठकर इस तरह हंस रहे थे। दूसरी तरफ रियो वॉशरूम से बाहर आती है तो सोंगयो बाहर खड़ा था। उसे उसका बैग देता है, साथ ही एक पॉलिथीन भी देता है। इसके अंदर पेट दर्द से जुड़ी सारी दवाइयाँ थी। सोंगयो कहता है तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी तो अपने नीड के हिसाब से इन्हें ले लेना। ये कहकर सोंगयो कॉल पर बात करते हुए चला जाता है। तो ऑफिस में मियोंग को देखते हैं, उसके हाथ में वही मिल्क वाला पैकेट था। जैसे वो उसे खोलने वाला था सोंगयो यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके हाथ में मिल्क का पैकेट देखकर उसकी तो जान ही बाहर आ गई थी। वो जल्दी से उसे रुकने के लिए कहता है और बहुत सीरियस होकर उससे कहता है तुम्हें ये जहाँ पर मिला था प्लीज उसे वहीं रख दो। लेकिन मियोंग उससे कहता है ये जस्ट मिल्क का पैकेट है, इसके लिए इतने भी सीरियस क्यों हो रहे हो? तो सोंगयो कहता है इसी मिल्क के पैकेट के ऊपर मेरी लाइफ डिपेंड है। सोंग फिर उसकी बात नहीं मानता और वो पैकेट को खोलने वाला था, लेकिन सोंगयो आकर उससे पैकेट छीन लेता है और कहता है आइंदा इसे कभी हाथ मत लगाना, इसी के साथ मेरी लाइफ का फैसला जुड़ा है। तब मियोंग कहने लगता है आजकल तुम्हें हो क्या गया है, चीजों के साथ अपने लाइफ का फैसला जोड़ने लगे हो जैसे कि तुम पहले इस ट्री से जोड़ रहे थे। तभी मियोंग ट्री को देखकर जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो ट्री भी सूख रहा था और सोंगयो जब ये देखता है तो उसकी तो जान ही निकल जाती है। वो जल्दी से उस पॉट को उठाता है और गार्डनर के पास ले आता है। शॉपकीपर तो उसे इस तरह डोर पर देख के डर ही गई थी। फिर वो उससे कहने लगती है लगता है ये इमरजेंसी है। सोंगयो कहता है ये ट्री सूख रहा था इसलिए मुझे लगा ये इमरजेंसी है। फिर वो उससे कहने लगती है लेकिन चिंता मत करो तुम्हारा ट्री बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें फ्रूट्स भी आएंगे और फ्लावर्स भी आएंगे। उसी तरफ रियो जैसे ही कुकिंग क्लास से बाहर आती है तो ह्योंगजुन उसे मिल जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। ह्योंगजुन उसे कह रहा था कि तुम आज बहुत ही खुश लग रही हो, तुम जब हंस रही थी तो बहुत ही सुंदर भी लग रही थी। फिर वो रियो को लिफाफा देता है और इसके अंदर कुकिंग स्कूल की सारी डिटेल थी जो यूएस में मौजूद है। तो रियो से कहता है लिफाफे के अंदर और कुछ भी है। रियो देखती है इसमें वही रिंग है जिसके साथ उसने उसे प्रपोज किया था। वो ब्रेकअप के टाइम इसे उसके पास ही छोड़कर आई थी। ह्योंगजुन उससे कहता है जैसे तुमने अपने ड्रीम की नई शुरुआत की है क्या वैसे ही हम हमारे रिलेशनशिप का नया स्टार्ट कर सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहता हूँ, पिछली चीजों के लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ, अब प्लीज तुम मेरे साथ वापस आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ। फिर रियो उस रिंग को पहनती है और अपने हाथों को देखने लगती है। आगे रियो घर की तरफ आ जाती है और बाहर उस तरफ सोंगयो भी आ रहा था। के बाद हम इन दोनों को पार्क में बैठकर बात करते हुए देखते हैं। सोंगयो के मन में मोयम की बातें चल रही थी कि जब वो रियो से मिले तो डायरेक्टली पूछ ले
जैसे ही वो रियो से पूछने वाला था, रियो आगे से बोल पड़ती है कि ह्योंगजुन ने फिर से उसे प्रपोज कर दिया। ये सुनकर सोंगयो को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मैं कम से कम धैर्य बनाकर बैठा हूँ और वो तो मेरे साथ ही गेम खेल रहा है, जबकि उसे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी रियो कहती है अभी बहुत देर नहीं हुई है कि जब उसने मुझे सेकंड टाइम प्रपोज किया तो मुझे हमारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी और सेकंड टाइम भी मुझे ऐसा ही फील हुआ जैसा कि फर्स्ट टाइम हुआ था। सोंगयो कहने लगता है इसी वजह से हॉस्पिटल तुम उसके साथ गई थी, मेरे साथ नहीं। रियो कहती है हाँ, जब हम दर्द में होते हैं या बीमार होते हैं तो हम उसी को अपने पास रहने देते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, इसलिए मैं उसके साथ गई थी। सोंगयो कहता है तो ऐसे टाइम पर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती और ये सब तुम तब कह रही हो जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ। रियो कहती है मुझे माफ करना, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए बस फ्रेंड ही हो। सोंगयो कहने लगता है तुम कितनी बुरी हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम ये सब मुझसे कही जा रही हो। रियो कहने लगती है तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर वो डक जब वो दुनिया में पहली बार आता है और पहली चीज को देखता है उसे अपनी मॉम मानने लगता है, ऐसी ही गलतफहमी तुम्हें भी हो गई है। फिर सोंगयो कहता है तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं कैसा फील करता हूँ और अभी मुझे कैसा दर्द हो रहा है इसके बारे में तुम नहीं समझ पाओगी और प्लीज मेरी फीलिंग्स को डक के साथ कंपेयर मत करो। ये कहकर सोंगयो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। अगले मॉर्निंग देखते हैं डेनो का आर्टिकल छप चुका था और सभी इसी आर्टिकल को पढ़ रहे थे। मयूम बाहर से दिखावा कर रही थी कि उसे इस आर्टिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी भी वो आर्टिकल ही पढ़ रही थी। तभी उसके पास डेनो का मैसेज आता है और डेनो बाहर उसका वेट कर रहा था। वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था, थैंक यू कहने के लिए। मोयम इनको ले लेती है और फिर डेनो यहाँ से जाने लगता है। तभी मोयम देखती है कि उसने फिर से वही टी शर्ट पहन रखी है, जिसकी वजह से उसके दिल में फिर से कुछ कुछ होने लगता है। वो डेनो को रोकती है और कहती है आइंदा तुम ये टी शर्ट मत पहनना, क्या तुम्हारे पास एक ही टी शर्ट है, बार बार तुम इसे ही पहनते रहते हो। तो डेनो कहने लगता है ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है और सॉफ्ट है, इसलिए मैं इसे पहनना पसंद करता हूँ। मोयम कहती है मैं ऐसा ही सॉफ्ट टी शर्ट तुम्हें लेकर दूंगी, लेकिन अब तुम इसे नहीं पहनोगे। डेनो कहता है पर तुम मुझे कपड़े क्यों दिलाओगी। तो मोयम उसे फूड का बैग दिखाने लगती है कि तुमने जैसे ये मुझे दिलाया ऐसे ही मैं भी दिला दूंगी। ये कहकर वो जल्दी जल्दी चलने लगती है। आगे देखते हैं सोंगयो के पास मियोंग का कॉल आता है और वो बहुत ही परेशान लग रहा था। सोंगयो जल्दी उस जगह पर पहुंचता है और पता चलता है जहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट रेडी किया था वहाँ पर कुछ इशू हो गया है, किसी ने कंप्लेन कर दी है जिस वजह से काम रुक गया है। फिर सामने वो आदमी आ जाता है जिसने कंप्लेन की थी। फिर सोंगयो उससे बात करने लगता है तो उल्टा वो हाथ में उनसे कहने लगता है तुमने कहा था कि तुम इस लैंड पे घर बनाओगे, मुझे ये नहीं पता था कि तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दोगे। अगर ये बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी हो जाती है तो हमारे घर तक तो बिल्कुल रोशनी नहीं पहुँचेगी, ये बिल्डिंग तो पूरे एरिया को ही कवर कर लेगा। अब इस वजह से सोंगयो के ऊपर बहुत ही लोड आ जाता है और अगले सीन में हम इनकी टीम को मीटिंग करते हुए देखते हैं। वो सॉल्यूशन निकाल रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ चेक किया था, सबका परमिशन लिया था, तब तो किसी को कोई इशू नहीं था, कहीं वो इस चक्कर में कोई रिश्वत तो नहीं खाना चाहता। यहाँ पर ये सब बातें चल रही थी। तभी इनकी मेंबर एक सजेशन देती है कि हमने सबसे एग्रीमेंट पे साइन भी करवाया था और परमिशन के लिए भी साइन करवाया था, आदमी ने भी साइन किया था, तो वो पेपर हमारे पास होंगे, तो हमें पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। और ह्योंगचुन के पास वो सेटलमेंट पेपर्स थे, वो लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मोयुम रियो के पास होती है और वो अभी भी आर्टिकल के बारे में ही बात कर रही थी। तभी रियो कहने लगती है क्या बात है, आधे घंटे से तुम इसी टॉपिक पे बात कर रही हो। मोयुम कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उसने हमारे बारे में लिखा था ना, इसलिए मैं बस इस बारे में बात कर रही हूँ। फिर मोयुम टॉपिक बदलते हुए उससे पूछती है कि सोंगयो ने तुमसे किसी बारे में बात की। इस पर रियो कहती है नहीं। इधर सोंगयो उस प्रोजेक्ट के वजह से बहुत ही टेंशन में आ गया था। मोयुम कहने लगता है अगर उस आदमी की डिमांड बड़ी हुई तो हम उसे कैसे पूरा करेंगे। सोंगयो कहता है हम ऐसे किसी की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, वहाँ पर कितने लोग हैं, एक एक करके सबने डिमांड मांगना शुरू कर दिया तो क्या होगा, हम इस डिमांड को बढ़ावा नहीं दे सकते। तभी यहाँ पर ह्योंगचुन आ जाता है और वो आकर माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने पेपर्स घुमा दिए थे। म्योंग उस पर भड़कने लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर वो कैसे खो सकता है। सोंगयो म्योंग को शांत करता है, ह्योंगचुन से कहने लगता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी और अब तुमने इसे लॉस्ट कर दिया है, लेकिन अब सॉरी बोल के चीजें फिक्स नहीं होने वाली, तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए इसका आंसर मैं तुमसे सुनना चाहूंगा। आगे सोंगयो रात को घर आ रहा था तो बाहर उसे म्यूजिक मिल जाती है। उसका हाल देखकर समझ जाती है कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है और वो बहुत ही थका हुआ है, इसलिए वो उसे अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाती है। सोंगयो रियो के बारे में ना बताने के लिए माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि रियो के लिए सच में वो ड्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब म्यूजिक इस बात को इग्नोर करने लगती है। सोंगयो कहने लगता है आप नहीं सुनना चाहती ना इस बात को। तो म्यूजिक कहने लगती है मुझे पास में नेबर के घर पे मीटिंग पर जाना है,
फिर सोंग मजाक करने लगता है कि आपके साथ बैठने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। इस पर म्यूजिक मुस्कुराती है और उसे अच्छे से खाना खाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद रियो नीचे आती है और देखती है कि सोंग यहाँ पर बैठा हुआ है। वो उससे पूछने लगती है कि मॉम कहाँ पर है, तो सोंग बताता है कि वो पड़ोस में गई है। रियो उसे इग्नोर करके ऊपर जा रही थी तो सोंग उससे पूछता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो रियो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस फ्रिज में कुछ लेने आई थी। फिर जैसे ही वो फ्रिज खोलती है तो उसे मिल्क पैकेज के बारे में याद आता है और वो सोंग से कहती है वो मिल्क पैकेट तुम फेंक देना, क्योंकि मैंने एडवांस में तुम्हें अपना जवाब बता दिया है और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया है कि तुम्हें मैं सिर्फ फ्रेंड के तौर पर देखती हूँ। सोंग कहता है क्या सच में अब कुछ नहीं हो सकता, क्या मेरे लिए कोई जगह खाली नहीं हो सकती। रियो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ दिन हम दोनों ऑकवर्ड फील करेंगे लेकिन कोई बात नहीं, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, इतनी सी बात से हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूटने वाली। ये कहकर रियो यहाँ से निकल जाती है और इधर रिजेक्शन की वजह से सोंग का दिल टूट जाता है। आगे हम रियो को सोचते हुए देखते हैं जब पार्क में ह्योंगजुन ने उसे वो रिंग दी थी तब उसने रिंग को पहनकर देखा था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। ऑपरेशन होने के बाद उसका बहुत ही वेट लूज हो गया था और ऐसे टाइम पर भी ह्योंगजुन ने उसका पूरा ध्यान रखा। दोनों ही मिलकर इस बीमारी का सामना भी कर रहे थे। ह्योंगजुन भी पूरी कोशिश कर रहा था अपना बेस्ट देने की। धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी, उसने फिर से काम पर जाना भी शुरू कर दिया था। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। लेकिन जब वो ऑफिस गई तो वहाँ से भी उसे डिप्रेशन मिलना शुरू हो गया था। उसके कोलीग उसके बारे में गॉसिप करते थे और जो क्रिस नाम का बंदा था उसने सबको बता दिया था कि रियो ने 3 साल के लिए काम क्यों बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि उसे स्टमक कैंसर हो गया था। ये सुनकर भी सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं कि ये लड़की कितनी बेवकूफ है, इसे तो अपना ख्याल भी रखना नहीं आता, बस लोगों की बातों में आकर अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगती है और उनका सारा काम कर देती है। सब बातों की वजह से रियो और भी डिप्रेशन में जाने लगी। अब तो वो घर में भी सैड पड़ी रहा करती थी। ह्योंगजुन काफी कोशिश करता था उसे बाहर ले जाने के लिए। पर रियो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वो ह्योंगजुन को ढूंढने आई थी। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है। रियो जब करीब जाती है तो उसकी गलतफहमी दूर होती है। उस लड़की का लेंस गिर गया था और ह्योंगजुन बस उसे लेंस पहनाने में हेल्प कर रहा था। इसके बाद ये दोनों गुस्से में घर आ गए थे। ह्योंगजुन ने उस पर काफी गुस्सा किया कि कम से कम उसे इन कपड़ों में वापस आना नहीं चाहिए था। रियो भी उससे कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें एम्बेरेसिंग फील होता है। ह्योंगजुन कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो सारे लोग थे जिनके साथ मैं काम करता हूँ, तुम्हें कम से कम मेरे बारे में तो सोचना ही चाहिए। रियो ने उल्टा उससे ये कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बीमार है, वो सफर कर रही है और तुम बाहर पार्टियों में जाकर एंजॉय कर रहे हो। ह्योंगजुन कहता है तो मैं क्या करूं, क्या मैं भी तुम्हारी तरह इसी तरह पड़ा रहूं और तुम्हारी तरह डिप्रेशन में जाने लगूं। मैं भी बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें सपोर्ट करने की, तुम्हें इन सब चीजों से बाहर लाने की, लेकिन तुम तो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ और सफर कर रहा हूँ। मैं इस बीमारी से बीट कर चुकी हूँ और तुम्हारा ऑपरेशन भी हो चुका है, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक ये डिप्रेशन आ टपका। अगर क्या होगा इस डिप्रेशन में तुम मुझे भी खींच ले गई तो। फिर रियो से कहने लगती है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। जुन कहता है तो मैं क्या सोचूं, मैं तुम्हें कैसे समझूं, ऑपरेशन होने के बाद तुम पहली जैसी नहीं रही। ऐसे टाइम पर तुम्हें एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम तो लगेगा ही। सब चीजों की वजह से इन दोनों का रिलेशन खराब हो गया था। फ्लैशबैक में देखते हैं रियो ने रिंग पहना था और वो अपने हाथों को देख रही थी। ये रिंग उसे फिट नहीं हो रही थी। वो ह्योंगजुन से कहती है अब ये रिंग मुझे फिट नहीं आती। ह्योंगजुन उससे कहता है कोई बात नहीं, हम अमेरिका चले जाएंगे और इस रिंग को फिर से फिक्स करवा लेंगे। लेकिन तब रियो ने कहा अब कुछ चीजें फिक्स नहीं हो सकती, ना ये रिंग और ना ही हमारा रिलेशनशिप। और वो ह्योंगजुन को अच्छे से समझाती है कि उसे अपना ड्रीम फॉलो करना है, कि लाइफ डेथ डोर पर खड़ी है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए वो उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। ये कहकर रियो ने उसकी रिंग उसे वापस लौटा दी थी। अब रियो अपने आप को मिरर में देखती है और वो निशान भी देखती है जो ऑपरेशन के दौरान उसे हुआ था। वो कहती है मैंने जो किया सब कुछ ठीक किया, यही सही है। दूसरी तरफ डैनो के घर पर हाउसकीपर छुट्टी में होती है, इसलिए योंदो का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। जैसे डैनो ऑफिस की छुट्टी लेने वाला था, लेकिन योंदो कहती है कि उसके पास फ्रेंड्स है खेलने के लिए। और अगले सीन में हम इन दोनों को मोयम के पास देखते हैं। योंदो मोयम से कहती है कि आज वो उसके साथ खेल सकती है। मोयम को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है, लेकिन उसे भी जॉब पर जाना था, इसलिए वो उसके साथ नहीं खेल पाएगी। सुनकर योंदो का मुंह तो बहुत ही छोटा सा हो जाता है। मोयम कहती है लेकिन तुम किसी और के साथ खेल सकती हो जहाँ पर तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। और अगले सीन में हम डैनो और योंदो को बाकी सारी लेडीज के पास देखते हैं, जहाँ पर डैनो टेंशन फ्री होकर योंदो को छोड़ सकता है। आगे डोंगजिंग को देखते हैं जो स्पॉन्सर के चक्कर में प्रोडक्ट के बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं लेता और उसे सोशल मीडिया में शेयर करने लगता है। तभी उसके ट्रेनर आ जाते हैं
और वो उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो इस प्रोडक्ट के बारे में जानता है, लेकिन डोंगजिन कहता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इसके प्रॉफिट बहुत है। इस बात से ट्रेनर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम मेरे जिम से निकल सकते हो। जिन कहने लगता है अब इतना जेलस फील क्यों कर रहे हो, मुझे पहला स्पॉन्सरशिप मिला है तो मैं इसका रिव्यू तो करूंगा। पर उसके ट्रेनर कहते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए तुम्हें किसी की हेल्थ के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना टाइम तुम जैसे लड़की पे बर्बाद करके गलत किया। ये बातें डोंगजिन को भी बुरी लग जाती है, इसलिए वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसी तरफ ह्योंगजन को देखते हैं जो अपना इस्तीफा लेटर लाकर टेबल पर रख देता है। फिर म्योंग इस लेटर को उठाता है और उसे जलाने लगता है, जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि चीजें सेटल डाउन हो गई है, प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो गया है, लेकिन मैंने तुम्हें जो आंसर देने के लिए कहा था वो आंसर ये नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मिस्टेक से कुछ सीखो और अपने आप को और ग्रो करो। अब छोड़कर जाना और निकाल देना ये सिचुएशन का हल नहीं है। तुम भी हमारी कंपनी के लिए वैल्यूएबल मेंबर हो। फिर अचानक नायोन सोंगयो को हाथ लगाती है तो सोंगयो उसका हाथ दूर कर देता है। फिर इन सबको पता चल जाता है कि सोंगयो को तो बहुत तेज बुखार है। और अगले सीन में हम सोंगयो को घर पर देखते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने अपनी मॉम को देखता है और वो अपने बचपन के सपनों में खो जाता है। जब भी वो मुसीबत में था या बीमार था तब रियो उसके साथ थी। इस बार सोंगयो जब अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने रियो को देखता है। वो कहता है कि रियो ये तुम हो। कहते हुए वो फिर से सो जाता है और हकीकत में रियो उसके पास बैठी हुई थी। इधर डेनो योंदू को लेने के लिए मोयुम के घर पर आता है और देखते हैं कि योंदू तो अभी सो रही है। दोनों पास ही में बैठकर उसे देखने लगते हैं और अचानक मोयुम कहने लगती है कि वो कितनी क्यूट है। वो भी चाहती है कि योंदू जैसी उसकी बेटी हो। सुनते ही दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन होने लगती है। अगर सोंगयो जागता है तो देखता है कि रियो उसके बेड पर लेटी हुई है। वो अपने आप से कहने लगता है जब भी तुम्हारी एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है तो मैं तुम्हारी लाइफ में होता हूँ और जब मैं बीमार होता हूँ तो तुम मेरे पास होती हो। कहकर वो उसे ब्लैंकेट उड़ा रहा था तभी रियो जाग जाती है और उससे पूछती है तुम कब जागे। तो सोंगयो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। फिर रियो कहती है तुम बीमार हो गए थे तो मुझे बताना चाहिए था ना, अकेले सफर करने की क्या जरूरत है। तो सोंगयो कहता है अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाला चाहे कुछ भी हो जाए और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तब रियो कहती है ठीक है तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा और जब तुम्हारा मुझसे गुस्सा हट जाए मन शांत हो जाए तो पहले खाना खा लेना। मैं नीचे जाती हूँ और फ्रिज को चेक करती हूँ कि कुछ रखा भी है कि नहीं। कर रियो नीचे आ जाती है और फ्रिज चेक करने लगती है, लेकिन यहाँ पर सोंगयो के खाने लायक कुछ था ही नहीं। इधर सोंगयो अपने बेड से उठता है तो देखता है कि रियो का बैग यहीं पर है और उसके बैग पर कुछ कागज भी रखे हुए हैं। सोंगयो उन पेपर्स को खोलता है, पता चलता है कि ये रियो के कैंसर के रिपोर्ट्स हैं जो उसने रिसेंटली हॉस्पिटल से कलेक्ट किए थे। सोंगयो जब ये रिपोर्ट देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर रियो भी आ जाती है। वो उससे ये पेपर्स छीन लेती है, अपने बैग में रखकर जाने वाली थी। तभी सोंगयो उसे रोकता है और उससे पूछता है ये क्या है, क्या इसी वजह से तुम कोरिया आई थी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हारे लिए मैं इतना ही मायने रखता हूँ? फिर रियो रोते हुए कहने लगती है मैंने बस इसी वजह से नहीं बताया क्योंकि मैं डरती थी, मैं चीजों को और खराब नहीं करना चाहती। ये कहकर रियो जा रही होती है तो नीचे जाकर सोंगयो से रोक लेता है। सोंगयो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने अभी तक किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? आखिर कब तक तुम इस बात को छिपाने वाली थी? तुम्हें कैंसर है और कोई भी नहीं जानता। अभी पीछे से आवाज आती है कि किसे कैंसर है और देखते हैं कि म्यूसिक और हाईसुक दोनों यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने कैंसर वाली बात सुन ली थी। वो बहुत ही टेंशन में थे और म्यूसिक उन दोनों से पूछने लगती है किसे कैंसर है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता और रियो रोना स्टार्ट कर देती है और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैंसर है। इतना कहते रियो फूट फूट कर रोने लगती है और फिर रियो की मम उसे खींचकर जोर से हक कर लेती है और वो जोर से चिल्लाकर रो रही थी। आखिर में रियो अपने मन में कहती है जब मुझे ये बीमारी हुई थी तो सबसे पहले मुझे ख्याल सोंगयो का आया था कि मैं उसे कॉल करूं और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि मॉम मुझे सिर्फ इसी तरह हक करके रहे। एपिसोड 10 के स्टार्ट में हम म्यूजिक को देखते हैं। उसे एक मैगजीन मिलता है जो कि पूरी इंग्लिश में होती है, इसलिए वो रियो के रूम में जाती है डिक्शनरी को ढूंढने के लिए। वहाँ पर पहुंचकर वो ड्रॉर्स खोल रही थी तभी उसे बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है और ये सारी भी इंग्लिश में लिखी हुई थी। हाईसुक का कॉल आ जाता है और वो बताती है कि सोंगयो बहुत ही बीमार है। अगले सीन में देखते हैं कि रियो की मॉम हाईसुक के मॉम के साथ उनके घर पर जा रही थी क्योंकि हाईसुक चाह रही थी कि वो सोंगयो के लिए टेस्टी दलिया बना दे। तो उसे बताने लगती है कि ये हर साल होता है, विंटर और समर के बीच में वो हर बार बीमार पड़ता है। पिछली बार भी मैं और ग्योन तुम्हारे हस्बैंड को हॉस्पिटल में लेके गए थे सोंगयो को। जानकर हाईसुक को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसे इन सब की जानकारी नहीं थी, जबकि सोंगयो उसका खुद का बेटा है। ये दोनों घर के बाहर पहुंच जाते हैं और बाहर से उन्हें रियो और सोंगयो की आवाज आने लगती है। वो घर के अंदर आए तो उन्होंने सोंगयो की पूरी बात सुन ली थी। सीन वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर रियो की मॉम ने रियो को कस के गले लगा लिया था। काफी देर रोने के बाद रियो की मॉम कहती है चलो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। रियो समझाने लगती है कि मॉम मैं अब ठीक
ठीक हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम ऐसे कैसे ठीक हो गई, पहले तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा और पूरा चेकअप करवाना होगा। रियो बताने लगती है कि उसकी सर्जरी हो चुकी है, वो भी 3 साल पहले, और अब वो बिल्कुल ठीक है। रियो की मॉम कहती है 3 साल पहले तो तुम यूएस में थी, तब से ये बीमारी तुम्हें थी, क्या ये सच है? रियो फिर कहती है हाँ ये सच है। वो सोंगयो से भी पूछ लेती है कि इस बार भी तुमने मुझसे ये छुपाया? तो सोंगयो कहता है मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे जस्ट अभी पता चला है। रियो अपनी मॉम से सॉरी कहने लगती है और मैं उसे इस बात को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी कि उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। वो हड़बड़ी में घर की तरफ निकल जाती है और रियो भी रोते हुए अपनी मॉम के पीछे जाती है। सोंगयो भी पीछे जा रहा था लेकिन हाई से उसे रोक लेती है। फिर घर पर रियो के डैड और डोंगजिन दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी यहाँ पर दोनों आते हैं और रियो की मॉम रियो के डैड को बता देती है कि रियो को कैंसर है। रियो के डैड को कुछ समझ नहीं आता। तभी डोंगजिन भी रियो से पूछता है ये कैसा मजाक है, क्या कोई ऐसा मजाक करता है? तभी रियो की मॉम ऊपर जाने लगती है और सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं। रियो की मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे बिलीव करे। वो रियो की टी शर्ट ऊपर करती है और वो देखती है कि रियो ने सच में सर्जरी करवाई थी। कि मॉम कहती है इसी वजह से तुम बाथ हाउस नहीं जाना चाहती थी। के बाद मियो से उसकी सारी दवाइयाँ निकालती है और उसे पूछती ये सब क्या है, अगर तुम बीमार नहीं हो तो इतनी सारी दवाइयाँ क्यों ले रही हो? रियो कहने लगती है सारी दवाइयाँ सिर्फ हेल्थ के लिए है, न्यूट्रिशन वगैरह और कुछ नहीं। रियो की मॉम कहती है कि इसी वजह से तुमने एंगेजमेंट तोड़ी थी। रियो के डैड रोते हुए कहने लगते हैं मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी रियो कहती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि उस टाइम पर उसने मेरा बहुत ही ध्यान रखा था। उसने अपने भी काम की छुट्टी ली और पूरा दिन मेरे साथ रहा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो और सफर करे, इसलिए मैंने ये सब खत्म कर दिया। मॉम कहती है कि पेरेंट्स तुम्हारे लिए मजाक है जो तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का मुझे हक है। तुम्हारे जन्म से नहीं, उससे पहले से मैं तुम्हें सींच रही हूँ। मैंने जो खाया पिया वो तुमने खाया पिया, इस तरह मैंने तुम्हें ग्रो किया, तुम मेरे ही बॉडी का एक पार्ट हो। हमारे साथ इतना कुछ हो गया, क्या मुझे ये जानने का बिल्कुल हक नहीं है? रियो के डैड कहने लगते हैं भले ही हम लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें हमें बताना चाहिए था, चाहे तुम कहीं पर भी होती हम चले आते। रोते हुए कहने लगती है प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आप सभी को बताना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले मैं ठीक हो जाऊँ। रियो के डैड उसे पूछने लगते हैं कि अब वो उसे सच बताए उसके हेल्थ के बारे में। बताने लगती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। नीचे डोंगजिन अपनी मॉम को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी मॉम नीचे बेसमेंट में चली जाती है और इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। बाहर रियो के डैड भी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और म्यूजिक भी नीचे अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इंस्ट्रूमेंट बजाने के बाद वो बहुत ही रोने लगती है और अपने आप से सवाल करने लगती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, आखिर उसे ही इतनी बड़ी बीमारी क्यों हुई, सारी मेरी ही गलती है, मैंने उसका सही से ध्यान नहीं रखा और मेरी फूल से बच्ची को इतनी बड़ी बीमारी हो गई। सोंगयो की मॉम उसके लिए दलिया बनाकर लाती है और वो भी बहुत ही शौक थी रियो के बारे में जानकर। उसकी मॉम से पूछने लगती है क्या तुम सच में उसके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि 3 साल पहले तुम बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस गए हुए थे, तब भी तुम्हें पता नहीं चला था कि रियो को कैंसर है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि सोंगयो रियो से ही मिलने के लिए जा रहा था। तभी मोयुम का उसके पास कॉल आता है। मोयुम उसे कह रही थी तुम यूएस में हो, प्लीज जाकर रियो से भी मिल लेना, कई दिन से उससे मेरी बात नहीं हो पा रही है। सोंगयो कह रहा था कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, लेकिन हकीकत में वो उसके हॉस्टल के बाहर आ चुका था। से वो आगे बढ़ता रियो वहाँ से निकलती है, लेकिन रियो अकेली नहीं थी, उसके साथ योंगजुन भी था। उन दोनों को साथ में देखते ही सोंगयो पीछे मुड़ गया। इस ट्रिप के दौरान कई दिन सोंगयो वहीं पर रुका। रियो को जब पता चला कि सोंगयो यूएस आया हुआ है तो उसने उसे कई बार कॉल किए, कई मैसेज किए, लेकिन सोंगयो ने किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं किया। सोंगयो सोचने लगता है कि उस टाइम पर जब मैंने उसे देखा था तो वो बहुत थकी हुई और बीमार लग रही थी, लेकिन मैंने इस बारे में नहीं सोचा और उसे पूछा भी नहीं क्या वो ठीक है। मैंने बस अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से अपने चारों तरफ गैप बना ली थी, जबकि रियो मुझे इशारा कर रही थी कि उसकी लाइफ कितनी डार्क में है। अगली मॉर्निंग रियो के डैड रियो के लिए हेल्दी खाना बना रहे थे। तभी वहाँ पर म्यूजिक आती है और दोनों फ्रिज में रखे स्पून को अपने आइस में लगाने लगते हैं ताकि उन्हें थोड़ा फ्रेश फील हो। अभी यहाँ पर रियो आ जाती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। वो अपने डैड से कहती है आपको बोरिंग खाना बनाने की क्या जरूरत थी, आप तो वो की बनाई है ना, मुझे वो सब खाना है। क्योंकि डैड कहते हैं तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए, भले ही तुम अभी ठीक हो फिर भी तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, और हाँ अगली बार जब तुम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओगी तो मुझे भी साथ ले जाना। रियो कहती है आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसके डैड उसे देखने लगते हैं तो रियो कहती है हाँ ठीक है आपको भी लेकर जाऊंगी। फिर हाईसुक मोयुम की मॉम को कॉल करके रियो के बारे में बता देती है। मोयुम की मॉम भी ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड होती है, उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि रियो को कैंसर है। वो भी इमोशनल होने लगती है। तभी यहाँ पर मोयुम भी आ जाती है और मोयुम को भी इस बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में हम मोयुम को रियो के रूम में आते हुए देखते हैं। उसके पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है मुझे लगा मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ, पर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कई पेशेंट को हैंडल किया है, उनके सिचुएशन को समझ भी लिया था, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। अचानक कोरिया आ जाना, तोबो की खाने पर इतनी मिर्ची लगना
और यहाँ तक मैं तो ये भी नहीं जान पाई कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। रियो कहती है अब तुम रोना तो स्टार्ट नहीं कर दोगी। तो मोयम कहती है मैं बिल्कुल नहीं रोने वाली। सह कर लेती है और कहती है मैं बस ये करना चाहती हूँ। उसे कहती है सच में तुम कितनी पतली हो गई हो। रियो उससे कहती है अगर तुम्हें मेरे लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे खाना खिला देना। इधर हॉस्पिटल में जॉन्ग के हाथों में रियो का रिपोर्ट कार्ड लग चुका था। अब रिपोर्ट कार्ड में रियो का नाम देखता है तो बहुत ही शॉक्ड होता है। वो डॉक्टर से पूछता है इस बारे में तो डॉक्टर उसे बताता है कि इमरजेंसी में 2 दिन पहले एक लड़की आई थी, उसे स्टमक कैंसर है और उसी की ये रिपोर्ट है। अगले सीन में जॉन्ग को हम सोंग्यो के साथ देखते हैं तो उसने रियो के बारे में बात करने के लिए उसे बुलाया था। उसे पता चलता है कि सोंग्यो को इसके बारे में पता है। सोंग्यो पूछने लगता है कि रियो की रिपोर्ट में क्या आया है। कि डैड उससे कहते हैं वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन उससे शेयर नहीं कर सकते। रियो को वो हमेशा से अच्छी बच्ची मानते हैं क्योंकि सारे लोग उसके आसपास ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन रियो उसके आसपास कभी भी ऑकवर्ड फील नहीं करती, इसलिए शुरू से रियो उसे पसंद है। सोंग्यो कहता है कम से कम आप मुझे ये तो बता सकते हो कि रियो ठीक है या नहीं। उसके डैड कहते हैं तुम रियो को हॉस्पिटल ले आना, मैं मेक श्योर कर लूंगा कि रियो ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ रियो की मॉम बाकी सभी लेडीज से मिलने के लिए आती है और ये तीनों यहाँ पर उसके लिए कंसर्न होने लगते हैं, लेकिन मियोसुक को ये जानकर बुरा लगता है कि हाईसुक ने पहले ही सबको सब बता दिया। वो उससे लड़ने लगती है तो मोयम की मदर कहती है वो ऐसा कुछ नहीं चाहती, हम सभी दोस्त हैं इसलिए बस तुम्हारे लिए कंसर्न कर रहे हैं, हम भी मदर्स हैं इसलिए हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं। फिर मियोसुक रियो के बारे में सोचकर रोने लगती है और ये तीनों उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। इधर डोंगजिन भी रियो के लिए काफी परेशान हो रहा था। वो भी स्टमक कैंसर को सर्च कर रहा था और उसे समझ नहीं आता कि रियो तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर उसे ये बीमारी कैसे हो गई। वो गुस्से में एक पत्थर को किक मारता है। वहाँ से नायुन वॉक करते हुए जा रही थी, इधर उसे लगी नहीं थी, उसके पास से निकल गई थी। डोंगजिन इसके लिए जल्दी से माफी मांगता है। नायुन पूछने लगती है कि वो अभी जिम पर क्यों नहीं है। डोंगजिन कहने लगता है मैंने छोड़ दिया। नायुन कहती है अच्छा तो तुम्हें फायर कर दिया। डोंगजिन कहता है मुझे फायर नहीं किया गया है, मैं खुद ही निकल कर आया हूँ। नायुन कहती है मुझे जॉब का बहुत ही एक्सपीरियंस है और मैं जानती हूँ जरूर तुम्हें फायर कर दिया होगा। देखो अभी भी टाइम है, जाओ और वापस ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम बाद में रिग्रेट करने वाले हो। कहकर नायुन दौड़कर यहाँ से निकल जाती है। आगे मोयम को देखते हैं जो रास्ते पर चल रही थी और उसके पीछे डेनो भी था। डेनो उसे बुलाता है लेकिन मोयम बहुत ही सैड थी कि वो इस वक्त रियो के बारे में सोच रही थी। फिर डेनो उसे बुलाने के लिए आता है तो मोयम उसे सडनली उठाकर पटक देती है और इस दौरान वो रोने भी लगती है। अगले सीन में हम इन दोनों को डेनो के घर में देखते हैं। मोयम कहती है अगर तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है तो मैं दवाई लेकर आती हूँ। डेनो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर तुम ठीक नहीं हो, पता है तुम मुझे अपना सीक्रेट बता सकती हो, ये जगह बहुत ही अच्छी है सीक्रेट रखने के लिए। मोयम कहती है हाँ पहले भी यहाँ पर किसी ने सीक्रेट शेयर किए थे। फिर वो दीवार के उस पर इशारा करती है। इससे डेनो को समझ आ जाता है कि सोंग्यो और उसकी बात उसने सुन ली थी। मोयम भी अपनी बातों को अपनी फ्रेंड के नाम पर बताने लगती है। तो मेरी फ्रेंड है उसकी एक क्लोज फ्रेंड है, दोनों बचपन से एक साथ है, दोनों साथ में खेले कूदे हैं और बड़े भी हुए हैं, उन दोनों के बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहा। लेकिन अचानक मेरी फ्रेंड को पता चला है कि उसकी फ्रेंड को स्टमक कैंसर है। अब मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मुझे इस बारे में कैसे पता नहीं चला। वो कहने लगती है ये मेरे बारे में नहीं था, मेरी फ्रेंड के फ्रेंड के बारे में है। डेनो कहने लगता है मैं सब कुछ समझ गया। मोयम कहने लगती है पता नहीं रियो को कैंसर कैसे हो गया, मैं उसको इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। डेनो कहता है अपने आंसुओं को होल्ड मत करना, तुम्हारा जितना मन करता है तुम यहाँ पर रो सकती हो। डेनो उसे बताने लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है क्योंकि ऐसा ही हादसा उनके साथ भी हुआ था। अचानक उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था और उस दिन उसने अपनी वाइफ को खो दिया था। दो को भी चोट लगी थी और वो ऑपरेशन रूम के अंदर थी। उसके हालात ऐसे थे जिससे उसे लग रहा था कि वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया कि योंदू ठीक हो गई और उसके लाइफ में लौट आई। तो इसी तरह रियो भी ठीक हो जाएगी और अपने नॉर्मल लाइफ में लौट आएगी। मोयम भी उसकी तरफ देखती है और वो भी आंसू को होल्ड कर रहा था। वो उसे कहती है तुम भी अपने आंसू को होल्ड मत करो। फिर वो जल्दी से उसके दोनों गालों पर हाथ रख देती है। डेनो के आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। फिर अचानक मोयम के माइंड में पता नहीं क्या आता है, वो डेनो को किस कर देती है। ऐसे वो देखती है कि उसने क्या कर दिया तो वो अचानक खड़ी होती है, लेकिन इसी चक्कर में उन दोनों का सर टकराता है और डेनो को फिर से चोट लग जाती है। लेकिन मोयम इस बार उसे नहीं देखती और तुरंत यहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ हाईसुक को हम मिनिस्टर के साथ देखते हैं। मिनिस्टर उससे पूछता है क्या तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा। फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिनिस्टर ने उसे क्या ऑफर दिया था। उसे कहा था कि तुमने बहुत काम किया है, जहाँ पर भी भेजा गया तुम वहाँ पर गई और अपना बेस्ट दिया, अब तुम्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए और अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंट में हाईसुक कहती है मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रहे थे, लेकिन सच में कोई सी भी कंट्री होगी मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। मिनिस्टर कहता है अब इन बात का कोई मतलब नहीं है, ग्रुप ने डिसीजन लिया है और वो चाहते हैं कि तुम रिजाइन कर दो। फिर हाईसुक कहने लगते हैं कि इस पर तुमने अपनी सहमति दे दी। इस पर मिनिस्टर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पूरे ग्रुप का डिसीजन है। रात को रियो टहलने के लिए बाहर निकलती है, तभी सोंग्यो ऑफिस से आ रहा था। अगले सीन में हम इन दोनों को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। रियो से पूछती है तुम मुझ पर गुस्सा हो ना,
क्योंकि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था। रियो कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। रियो कहती है हाँ ये सब कुछ इसी वजह से है, इसी वजह से तुम मुझसे मुंह फुला रहे हो। आज तुमने पूरे दिन मुझसे बात नहीं की और न ही कॉल किया। वैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए। हमारा रिएक्शन तो सेम ही लग रहा है। मेरे मॉम डैड दिन भर रो ही रहे हैं, यहाँ तक कि डोंगजिन जैसा ढीठ लड़का भी पीला पड़ गया है, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही हो, इसलिए तो मैं इसे सीक्रेट रखना चाह रही थी। सोंगयो खड़ा हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तुम बहुत ही कावड़ हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हें किसे बताना चाहिए और किसे नहीं। तुमने जानबूझकर अकेलापन को चुना। तुम किसी की केयर नहीं करती, ना मेरी ना तुम्हारे मॉम डैड की, और तुम्हें तो लगता है तुम ही समझदार हो और तुम हर चीज को हैंडल भी कर सकती हो। रियो भी चिल्लाने लगती है और कहती है मैं सबकी परवाह करती हूँ इसलिए नहीं बताया था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ सभी नीचे गिर जाए। सोंगयो कहने लगता है हम साथ में नीचे गिरेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हम में से किसी को डर नहीं है नीचे गिरने के, तुम्हें सिर्फ अपने मन की करनी आती है। जब मैं बचपन में बीमार हुआ करता था और मुझे किसी की जरूरत पड़ती थी तो तुम हमेशा मेरे साथ चिपकी रही, लेकिन सेम चीज तुमने मुझे नहीं करने दिया। तभी रियो को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मेरे बताने से सब कुछ बदल जाता। रियो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। सोंगयो भी जा रहा था, तभी देखती है कि यहाँ पर योंगजुन भी है। योंगजुन उससे कहता है मैंने भी सेम बर्ताव किया था, उस पर चिल्लाया और गुस्सा दिखाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोंगयो उससे पूछता है कि उस टाइम पर वो बहुत पेन में थी। योंगजुन कहता है हाँ वो थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली भी है। दूसरी तरफ हम रियो के मॉम डैड को छत पर देखते हैं। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे और दोनों अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे कि रियो की इस हालत के जिम्मेदार वो दोनों ही है। रियो की मॉम ने उस पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया जितना वो डोंगजिन पर देती थी। रियो जब जॉब छोड़कर कोरिया भी आ गई थी तब उसने उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया और वो इसके पीछे का कारण नहीं जान पाई थी। अगर वो रियो से इतनी सारी उम्मीदें नहीं लगाती तो शायद रियो अपने आप को इतना फोर्स भी नहीं करती। रियो के डैड भी अपने ऊपर ब्लेम देने लगते हैं कि उसने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा, उसने अपने लाइफ में ठीक का काम भी नहीं किया और अपने साथ अपने परिवार को भी इस दलदल में घसीट लिया। ऐसी ही बातें करते हुए ये दोनों फिर से रोने लगते हैं। रियो भी इनकी बातें सुन रही थी, वो भी बस रोए ही जा रही थी। अगले दिन सोंगयो अपने काम पर होता है और वो योंगजुन की बातों को याद कर रहा था। सर्जरी के बाद 1 साल बीत गया था, वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसे डिप्रेशन होना शुरू हो गया और काफी लंबे टाइम से वो इससे सफर भी कर रही है। तभी सोंगयो के पास रियो की मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रियो सुबह से घर पर नहीं है। सोंगयो हर जगह जाता है रियो को ढूंढने के लिए, आसपास के सारे जगहों में जाकर देख कर आता है, उसे रियो कहीं पर भी नहीं मिलती। तो उसे याद आता है कि एक बार उसने गुस्से में घर छोड़ दिया था और तब वो बीच के पास मिली थी। सोंगयो जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाता है और यहाँ पहुंचकर देखता है कि रियो सच में यहाँ पर बैठी हुई है। सोंगयो जाते ही उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम कैसी लड़की हो, अब बिना बताए यहाँ पर आ गई, वो भी अपना फोन घर पर छोड़कर। रियो कहने लगती है मैं यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आई हूँ, तो प्लीज चिल्लाना बंद करो। सोंगयो कहता है यही तो तुम्हारी आदत है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, फोन भी घर पर छोड़ के आई और किसी को कुछ भी नहीं बता कर आई। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम घर में कितनी परेशान हो रही है। रियो कहती है मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। ये कहकर वो जा रही थी तो सोंगयो उसे अपने पीठ में उठा लेता है और जबरदस्ती उसे पानी के अंदर ले जाता है। रियो उसे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये सब तुम क्या कर रहे हो। सोंगयो कहता है तुमने कहा था ना तुम मेडिटेशन कर रही हो, तो पानी के अंदर तुम अच्छे से कर पाओगी और फ्रेश भी फील करोगी। रियो कहती है हर बार तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं मैं बीमार हूँ, हार्ड टाइम से तुम नहीं मैं गुजर रही हूँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए ना कि मुझ पर चिल्लाना चाहिए। सोंगयो कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, मैं अपने आप से नाराज हूँ। तुमने मुझे साइन दिया था कि तुम बीमार हो, लेकिन तब मैंने अपनी आंख और कान बंद कर लिया था। हुए से मारने लगती है और उसे कहती है तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए थे, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। मॉम डैड को बताती तो उन्हें सदमा लगता, लेकिन तुमने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तुम्हें पता है मैं कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। सब कहते हुए रियो उस पर सारी भड़ास निकाल देती है। अगले सीन में दोनों बैठकर बनाना मिल्क पी रहे होते हैं, यहाँ पर दोनों पुरानी बातों को भी याद करने लगते हैं। वैसे मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे महसूब और नादानियां की है, देखा जाए तो मेरे मुकाबले डोंगजिन कुछ भी नहीं है। तभी सोंगयो के पास उसके डैड का कॉल आने लगता है और वो रियो से बात करना चाह रहे थे। वो पहले हिचकिचाती है, लेकिन सोंगयो कहता है तुम्हें बात तो करनी होगी। रियो बात करती है और पता चलता है कि वो अब बिल्कुल हेल्दी है, उसे बस इन्फेक्शन हो गया था। सोंगयो ये सुनता है तो बहुत ही खुश होता है, वो रियो को जल्दी से हक कर लेता है। रियो से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो सोंगयो कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी, बस मुझे हक करने दो। रियो भी उसे होल्ड करना चाह रही थी पर वो रहने देती है। दूसरी तरफ जोंग जैसे ही अपने काम से फ्री होता है तो उसे अपनी वाइफ का ख्याल आता है। वो उसे मैसेज करता है बाहर जाकर लंच करने के लिए, तुरंत रिप्लाई भी आ जाता है। जोंग भी जल्दी निकल जाता है और आज उसके चाल में एक अलग ही खुशी थी। इसुक ने उसे जहाँ पर बुलाया था वो वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर वो फिर से मिनिस्टर को अपनी वाइफ के साथ देख लेता है। जोंग की सारी खुशी पल भर में फिर से खत्म हो जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे फिर से यहाँ से चला जाता है। इधर सोंगयो और रियो दोनों कार में होते हैं और दोनों घर की तरफ आ रहे थे। उससे कहती है आज मोयुम ने भी सेम चीज किया था,
तुमने भी हक किया, उसने भी हक किया, अब तुम दोनों फ्रेंडशिप मुझे ऐसे दिखाओगे? तो सोंगयो कहता है उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहा और तुम जानती हो ऐसा क्यों है। फिर ये दोनों घर वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सोंगयो यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकता। रियो से पूछती है हम कहाँ पर जा रहे हैं। हम रियो के मॉम डैड डोंगजिन और मोयुम को रेस्टोरेंट में देखते हैं। ये रियो को सरप्राइज करने के लिए चुपकर बैठे हुए थे, लेकिन मोयुम कहने लगती है उन्होंने तो कैंडल को जलाया ही नहीं। वो माचिस ढूंढने लगते हैं, तभी सोंगयो और रियो दोनों अंदर आ जाते हैं। रियो जल्दी से लाइट जला देती है और उन्हें उसी पोजीशन में देख लेती है। सरप्राइज की टाइमिंग थोड़ी गलत हो जाती है, लेकिन फिर उसे वो सरप्राइज कर ही देते हैं। क्योंकि डैड बताने लगते हैं कि ये सोंगयो का आइडिया था। सोंगयो ने कॉल करके बता दिया था कि रियो उसे मिल गई है और उसके घर आने की खुशी में हम लोगों को पार्टी देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उसके लिए ये सब प्लानिंग की। ये सब अब बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और रियो के डैड अपने डिश के बारे में बताने लगते हैं कि उसने अपनी बेटी के लिए स्पेशल कौन कौन से डिश बनाए हैं। सभी रियो के मॉम को भी फोर्स करने लगते हैं छोटा सा स्पीच देने के लिए। रियो की मॉम बताती है कि रियो उसके लिए कितनी स्पेशल है। वेल आगे पार्टी स्टार्ट हो जाती है और ये सभी जमकर खाना खाते हैं। हमने ओवरलोड खाना खा लिया था। मोयुम कहती है उसका पेट तो बिल्कुल फुल हो चुका है। फिर रियो भी अपना पेट पकड़कर कहने लगती है हाँ मैं भी ऐसा ही फील कर रही हूँ। सभी रुक जाते हैं। वो कहती है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, बस खाना ज्यादा खा लिया है। ये सभी बहुत ही हंसी मजाक करते हुए घर जा रहे थे और रियो सच में बहुत ही खुश थी। इनके पीछे हम योनजुन को देखते हैं जो रियो को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे एहसास हो जाता है कि रियो की असली खुशी उसके परिवार के साथ है। दूसरी तरफ जोंग घर आता है तो हाईसुक टेंशन में बैठी हुई थी। हाईसुक उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जोंग कहता है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है और वो पहले अपनी बात कर देता है कि उसे उससे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर हाईसुक बहुत ही हैरान होती है। इधर होंगजुन रियो के घर के बाहर खड़ा था तो लास्ट बार कॉल करता है और उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताने लगता है कि सच में वो उसे बहुत ही प्यार करता है और वो उसे बहुत मिस भी करने वाला है और इस वक्त वो जिस प्लेस में है वही प्लेस उसके लिए सेफ भी है। लास्ट बार कॉल किया है क्योंकि कल वो फिर से यूएस जा रहा है। रियो भी उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने भी अपना गुस्सा उस पर निकाला था। आखिर में योंगजुन उसे बाय करके कॉल रख देता है। अगले मॉर्निंग रियो और सोंगयो बहुत ही फ्रेश फील कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सोंगयो जब ऑफिस में आता है तो वो सबसे पहले अपने गमले को धूप लगाता है। गार्डनर ने उसे बताया था कि उसे अपने पौधे का किस तरह से ध्यान रखना है, तरह वो अपनी ट्री की सारी बातें भी सुन पाएगा। सोंगयो के पास एक मैसेज आता है और रात को हम सोंगयो को रियो के कमरे में आते हुए देखते हैं। रियो जैसे लेटी हुई थी वो उसी कपड़ों में उसे बाहर ले आता है और वो उसे एयरपोर्ट ले आया था। दरअसल सोंगयो के पास योंगजुन का मैसेज आया था कि आज रात को उसका फ्लाइट है और वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है और वो रियो का ध्यान रखे। लेकिन सोंगयो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन ये भी सच है जब वो बीमार थी तो योंगजुन ने ये उसका ख्याल रखा था और वो यूएस से कोरिया इतनी दूर सिर्फ रियो को लेने के लिए आया था, तो उसका फर्ज तो बनता है कि ज्यादा टाइम वो दोनों उसे सेव करने आए। सोंगयो उसे थैंक यू कहता है रियो का ख्याल रखने के लिए। फिर रियो भी उससे मिलती है और उसे कहती है मुझे इस तरह एयरपोर्ट नहीं आना चाहिए था, मतलब मैं जैसी थी वैसे उठकर आ गई और मैं बहुत हॉरिबल लग रही होंगी। योंगजुन कहता है नहीं तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। रियो दिल से उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। योंगजुन भी उसे थैंक यू कहता है उसकी लाइफ में इतना प्यार लाने के लिए। आखिरी बार दोनों हैंडशेक करते हैं जिसके बाद योंगजुन अपने फ्लाइट के लिए निकल जाता है। वहाँ पर रियो इमोशनल होने लगती है तो सोंगयो अपना जैकेट उतार कर उसके सिर पे रख देता है ताकि रोते हुए उसे कोई भी ना देखे। रियो खड़ी होकर रो रही थी और सोंगयो उसके पास में खड़ा था। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है पास्ट सीन से, जहाँ पर हम रियो और मोयुम को केक डेकोर करते हुए देखते हैं। मोयुम कहती है केक तो हमने बना लिए, लेकिन इतना सारा केक फिनिश कौन करेगा। रियो कहती है कोई बात नहीं, हम सोंगयो के साथ भी शेयर कर लेंगे। अब ये दोनों सोंगयो के पास आ रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं कि सोंगयो के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां खड़ी है, वो भी अपने बनाए केक को लेकर। उस टाइम पर सोंगयो लड़कियों के बीच में बहुत ही फेमस था, इसलिए लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहा करती थी। रियो ये देखकर अपना केक खुद खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है और सोंगयो भी उसे देख रहा था। आगे हम रियो को बाहर देखते हैं और वो पढ़ाई भी कर रही थी, तो सोंगयो भी उसके पास आता है और उसे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो रियो कहती है मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। सोंगयो उससे कहता है तुम दोनों में से एक ही काम करो, या तो पढ़ लो या फिर चल लो। फिर वो उससे कहता है तुमने जो केक बनाया था कि वो खाने को मिलेगा। तो इस पर रियो कहती है अभी तुमने ऑलरेडी इतना सारा केक खाया था, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कोई केक नहीं बचा, हमने सब खा लिया। अब प्रेजेंट में हम रियो को देखते हैं जो अपने आप को मिरर में देख रही थी। वो सोचती है कि उसे स्किन केयर कर लेना चाहिए। इसके बाद वो फेस मास्क लगाकर बैठ जाती है। फोन में उसी प्रोडक्ट को देखने लगती है जो सोंगयो ने उसे भेजा था और उसकी एक्सपायरी डेट आज रात तक की थी। वो कहती है आज रात के बाद इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने तो अपना जवाब पहले ही दे दिया। सोचते हुए
वो विंडो पर आती है तभी सोंगयो भी उसी टाइम पर आ जाता है और उसे इस तरह देखकर डर जाता है। कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस तरह खिड़की पर मत आया करो, और जो तुमने मास्क लगा रखा है पता है वो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी पिक ने लिपस्टिक लगा रखी हो। ये सुनकर रियो कहती है तुम क्या मुझसे पिटना चाहते हो। तभी नीचे से रियो की मॉम आवाज लगाती है खाना खाने के लिए। इधर हाईसुक अपने रूम में होती है और वो बहुत ही सैड थी क्योंकि जोंग ने उसे डिवोर्स के लिए कह दिया था। जब उसने उससे ये कहा था हाईसुक ने उससे पूछा तुम अचानक ये सब क्यों कह रहे हो, हमें इतने साल हो गए साथ में रहते हुए और अचानक तुम ये बात कर रहे हो। तब जोंग ने कहा कि ये अचानक नहीं है, मैं 20 साल से इस बारे में सोच रहा हूँ। हाईसुक ने उससे पूछना भी चाहा कि तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो, लेकिन वो सोचती है शायद जोंग मेरे साथ खुश नहीं है। जब वो 20 साल से इस बारे में सोच रहा है तो इसका मतलब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वो रीजन भी नहीं पूछती और कहती है ठीक है हम डिवोर्स ले लेंगे। ये कहकर हाईसुक अपने रूम में चली जाती है और जोंग भी यही सोचता है, उसने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं डिवोर्स क्यों लेना चाहता हूँ। मॉर्निंग जोंग उससे पूछता है तुम भी मुझे कुछ बताने वाली थी, तो हाईसुक कहती है हाँ मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह पर हो गई है, मैं अफ्रीका जाने वाली हूँ। फिर वो उसे कहती है जब भी पेपर्स रेडी हो जाए तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर वो जा रही थी तो जोंग उसे पूछता है हम सोंगयो को इस बारे में कब बताएंगे। अगले सीन में हम सोंगयो को रियो की पूरी फैमिली के साथ देखते हैं जो साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और रोज की तरह सभी एक दूसरे को टीज भी कर रहे थे। सोंगयो भी बहुत खुश था। तभी सोंगयो की नजर जाती है उनकी फैमिली फोटो पर। चारों फैमिली फोटो में बहुत ही खुश लग रहे थे जिससे सोंगयो को अपनी फैमिली की याद आती है। आगे रियो ऊपर बैठी हुई थी और वो कुकिंग रेसिपी बुक देख रही थी। तभी यहाँ पर सोंगयो आ जाता है और उसे पूछता है वो सिर्फ तस्वीरें क्यों घूर रही है। रियो कहती है ये बुक फ्रेंच लैंग्वेज में है, मुझे फ्रेंच नहीं आती इसलिए तस्वीर देख के ही काम चला रही हूँ। तब सोंगयो कहता है मुझे फ्रेंच आती है। रियो कहती है तुम्हें फ्रेंच आती है तो तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया। तो सोंगयो कहता है तुमने कभी पूछा ही नहीं। तो कहती है तो अच्छी बात है, एक काम करो तुम मेरे लिए रेसिपी को पढ़ो, मैं तुम्हारी वॉइस को रिकॉर्ड कर लूंगी। फिर सोंगयो रेसिपी पढ़ने लगता है और रियो से रिकॉर्ड करने लगती है। सोंगयो रेसिपी पढ़े जा रहा था तभी वो देखता है कि रियो तो सो गई है और थोड़ी देर बाद देखते है कि रियो के पास सोंगयो भी सो गया था। रियो उठ जाती है तो सोंगयो को गौर से देखने लगती है और उसके नेक के पास रेनबो बन रहा था तो वो उसे टच करने लगती है। अभी सोंगयो जाग जाता है और रियो से एक्सप्लेन करने लगती है कि उसके नेक पर रेनबो आ गया था, वो बस उसे ही टच कर रही थी। सोंगयो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत ही गर्मी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर जब वो नीचे आता है और दरवाजा जैसे ही खोलने वाला था तभी वहाँ पर मोयुम आ जाती है और दरवाजा सोंगयो के सर पर लग जाता है। अगले सीन में मोयुम उसके लिए आइस लाती है। फिर मोयुम उससे पूछने लगती है तुम्हारा चेहरा पहले रेड हो रहा था, क्या तुम्हारे और रियो के बीच कुछ हुआ था। तो सोंगयो कहता है कुछ भी नहीं हुआ। मोयुम कहती है कल रात को योनजून चला गया था, क्या रियो बहुत रोई थी। तो सोंगयो कहता है हाँ वो बहुत रोई थी और मैंने उसे चुप भी नहीं कराया क्योंकि रोने से मन हल्का हो जाता है। तभी मोयुम देखती है कि इस तरफ डैनो आ रहा है और उसे देखकर वो ऑकवर्ड होने लगती है और अपने आप को छुपाने लगती है। डैनो भी उन्हें देख लेता है और इसी तरफ आने लगता है, इसलिए मोयुम हड़बड़ी में वहाँ से भाग निकलती है। सोंगयो को भी समझ नहीं आता है कि अचानक वो ऐसे भाग क्यों गई। डैनो सोंगयो के पास आकर बैठ जाता है और दोनों के बीच में भी थोड़ा ऑकवर्ड सा सीन था क्योंकि काफी टाइम से ये दोनों मिले नहीं थे। सोंगयो कहता है हम दोनों सेम एज के हैं और अब तो तुम हमारे पड़ोसी भी हो, अब हम दोनों एक दूसरे को नाम करके भी बुला सकते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को नाम करके बुलाते हैं। आगे देखते हैं रियो उसी मिल्क प्रोडक्ट के बारे में सोच रही थी और इधर सोंगयो भी अपने ऑफिस में उसी मिल्क प्रोडक्ट को देख रहा था। दोनों सोच रहे थे कि आज रात के बाद ये डेट एक्सपायर होने वाली है। रियो को मैसेज करना चाहता था और रियो भी उसे मैसेज करना चाहती थी। ऐसे ही सोचते सोचते डेट एक्सपायर हो जाती है और अगली डेट लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोंगयो को उसके टीम के साथ देखते हैं और ये न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक क्लाइंट आया है जिसे बुक स्टोर खोलना है, वो भी खुले फील्ड में जिसके चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स हो। सभी बातें डिस्कस हो रही थी तभी सोंगयो के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो फैमिली डिनर करने की बात कर रही थी। ये सुनकर तो सोंगयो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर रियो घर पर खाना बना रही होती है तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं और रियो जल्दी से खाना बनाना बंद कर देती है। कि मॉम उसे कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें कुकिंग करने की क्या जरूरत है, इस सब से तुम थक जाओगी, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। तो रियो कहती है मुझे ये सब करना पसंद है मॉम और ये सब करके मुझे खुशी मिलती है और चिंता मत कीजिए मैं अपना ध्यान रखूंगी, मैं अच्छा खाना खाऊंगी और एक्सरसाइज करूंगी ताकि मैं हेल्दी रहूं। डैड कहते हैं अगर तुम्हें इतना ही कुकिंग करना पसंद है तो तुम बना सकती हो। फिर योन खाने को चक्कर देखता है और कहता है ये बहुत ही टेस्टी बना है। कि डैनो और योंदू दोनों घर की तरफ आ रहे थे। योंदू अपसेट लग रही थी तो डैनो उससे पूछ लेता है तुम उदास क्यों हो, क्या स्कूल में कुछ हुआ है। तो योंदू कहती है सबके पास मॉम है, मेरे पास नहीं है, सब मुझे चिढ़ाते हैं, बस इसी वजह से मैं उदास हूँ। आपको मुझे लेने के लिए अपना काम छोड़कर भी आना पड़ता है। डैनो कहता है तुम्हारी आंटी को चोट लगी है
इसलिए वो अब नहीं आ सकती। चिंता मत करो, तुम्हारे टेक केयर के लिए मैं जल्दी ही न्यू बेबी सिटर को ढूंढ लूंगा, तब तक हमें ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। बातें करते हुए दोनों जा रहे थे तो पीछे से यहाँ पर मोयुम की मॉम आ जाती है। अगले सीन में ये लोग इनके ऑफिस में होते हैं। तो यहाँ पर मोयुम आ जाती है और मोयुम की मॉम उसे बताने लगती है कि वो कुछ दिन योंदो का ख्याल रखने वाली है जब तक उनको नया बेबी सिटर नहीं मिल जाता। फिर मोयुम की मॉम और योंदो दोनों आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर चले जाते हैं और मोयुम वहाँ पर ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो डैनो से कहती है, मुझे माफ करना पिछली बार जो हुआ, अचानक पता नहीं मैंने ये सब क्यों कर दिया था। तो डैनो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे भी माफ कर देना। फिर सोंग्यो अपने मॉम डैड के साथ होता है और आज वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे। तभी हाईसुक बताती है कि उसका ट्रांसफर हो गया है और वो कल ही अफ्रीका के लिए निकलने वाली है। सुनकर सोंग्यो को बुरा लगता है पर वो कहता है, मम्मी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बीच बीच में कॉल कर लिया करूंगा और डैड और मैं आपसे मिलने भी आ जाया करेंगे। उसके डैड कहते हैं, अब ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी मॉम और मैं डिवोर्स लेने वाले हैं। हम दोनों के बीच बहुत टाइम से चीजें ठीक नहीं है, इसलिए हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। तुम्हें ये बात समझनी होगी। सोंग्यो कहता है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब दोनों की लाइफ भी आप लोगों पर डिपेंड करती है। अगर आप दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर सोंग्यो यहाँ से उठकर चला जाता है। उसने आसानी से ये कह तो दिया था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच में उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। वो रात भर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और बचपन के सीन को याद करने लगता है। और हाईसुक दोनों लड़ रहे थे क्योंकि हाईसुक का फिर से ट्रांसफर हो गया था। सोंग उससे कह रहा था, तुम्हें मेरे और सोंग्यो की कोई परवाह नहीं है, तुम वहाँ पर जाकर रहोगी तो सोंग्यो को यहाँ पर कौन देखेगा। लेकिन हाईसुक सिर्फ मॉम बनकर नहीं रहना चाहती थी। वो कहती है, तुम्हारी वजह से मैं फंस गई हूँ। वो भी जोंग से खूब लड़ाई करती है और कंप्लेंट करने लगती है, तुम हमेशा मुझे दोष देते हो, तुम खुद भी पूरे दिन घर पे नहीं रहते, तुम्हारा ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में गुजर जाता है। अगर हम शादी नहीं करते तो सोंग्यो होता भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि सोंग्यो मुझे नहीं चाहिए, सोंग्यो मुझे चाहिए और मैं उससे बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए सिर्फ मॉम बनकर नहीं रह सकती, मुझे अपने करियर के बारे में भी देखना है। ये सब कहते हुए दोनों के बीच खूब झगड़ा होता है। फिर हाईसुक जैसे दरवाजा खोलती है तो सोंग्यो वहाँ पर खड़ा था। सोंग्यो ने सब सुन लिया था। प्रेजेंट में सोंग्यो यही सब याद करके खूब ड्रिंक कर रहा था। इधर रियो अपने रूम में रेसिपी पढ़ रही थी, तभी उसके पास सोंग्यो का कॉल आता है। पर कॉल पर एक लेडी थी। वो जल्दी से उस जगह पर पहुंचती है और देखती है सोंग्यो ने बहुत ही ड्रिंक कर रखा है। वो लेडी वहाँ पर आती है और कहती है, मैंने ही आपसे बात की थी, काफी टाइम हो गया है ये यहाँ पर बैठ कर ड्रिंक कर रहा है और वो रोए भी जा रहा था। वो तुम्हारा नाम ले रहा था, उसके फोन पर तुम्हारा नंबर डायल पर भी था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। रियो कहती है, थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए। फिर वो सोंग्यो को लेकर जा रही थी तो वो लेडी कहती है, इसने अभी तक पेमेंट भी नहीं किया है। रियो पेमेंट करके सोंग्यो को लेकर दूसरी जगह आ जाती है। फिर रियो से डांटने लगती है कि इतनी भी पीने की क्या जरूरत थी, तुम्हें यहाँ तक उठाकर लाई हूँ, पता है मेरे हाथों पैरों में कितना दर्द हो रहा है। फिर सोंग्यो इमोशनल होकर कहने लगता है, तुम्हें पता है आज मैं फैमिली डिनर पर गया था, लेकिन ये भी पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने मुझे डिनर पर इसलिए बुलाया क्योंकि उन्हें बताना था कि वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। मुझे पता है कि ये उन दोनों की लाइफ है, वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर क्या तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तब से मैं इस चीज के लिए डरता था कि वो दोनों डिवोर्स ना ले ले। जब मैं 7 साल का था, 8 साल का था, 18 साल का था, तब भी मुझे बहुत ही डर लगता था कि मुझे ये सब कुछ ना सुनना पड़े। समय बीतता गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं 34 साल का हो गया हूँ और आज जाकर मुझे ये सुनने को मिल रहा है और आज भी मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जब भी मैं तुम्हारे घर में जाता हूँ, तुम सबको साथ में देखता हूँ तो बहुत ही जेलस होता हूँ। तुम्हारे फ्रिज पर तुम्हारी फैमिली फोटो भी है और हमारे घर में भी सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो फैमिली फोटो भी नहीं है। और रियो चुपचाप ये सब कुछ सुन रही थी। अगले सीन में हम इन दोनों को सोंग्यो के ऑफिस में देखते हैं। सोंग्यो जागता है तो रियो से पूछता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रियो कहती है, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं थी, हमने इतना पी रखा था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कल बहुत ही खर्चा हुआ है, मेरे पैसे मुझे वापस करो। सोंग्यो कहता है, ठीक है मैं देता हूँ। रियो कहती है, जाने दो। फिर वो उसके लिए पानी लेने के लिए फ्रिज खोलती है तो वहाँ मिल्क वाला प्रोडक्ट दिखता है। वो सोंग्यो से कहती है, तुमने इसे अभी तक फेंका नहीं। सोंग्यो कहता है, हाँ मैं इसे फेंकने ही वाला था। रियो कहती है, तुम्हें अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करना चाहिए, तुम्हें उनसे बोल देना चाहिए कि तुम्हें उन दोनों के साथ रहना है। एक बार अपनी दिल की बात कह दो, ये इतना कठिन तो नहीं है। लेकिन सोंग्यो इस बात पर ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम जोंग और हाईसुक को साथ में देखते हैं। दोनों कोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं और दोनों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था और अगली हियरिंग के लिए दोनों को 1 महीने बाद वापस यहाँ पर आना है। ये बातें करते हुए जा रहे थे तभी यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। हाईसुक कहने लगती है, तुम्हें याद है हमारी जब शादी हुई थी उस दिन भी बारिश हो रही थी, आज जब हम सब कुछ खत्म करने जा रहे हैं तो आज भी बारिश हो रही है। जोंग कहता है, हाँ मुझे याद है। फिर वो अम्ब्रेला निकालता है और हाईसुक को देता है।
और कहता है मुझे काम पर जाना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। ये देखते हैं कि हाईसुक रियो की मॉम से इस बारे में बात कर रही होती है कि उसका ट्रांसफर हो गया है और वो कल ही अफ्रीका के लिए जा रही है। हाईसुक भी बहुत ही शॉक्ड होती है और वो उससे नाराज भी हो रही होती है, लेकिन हाईसुक उसे मना लेती है। वो अपनी तीनों फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। से मिलने के बाद हाईसुक यहाँ से जा रही थी तो पीछे से रियो से बुलाती है। हाईसुक कहती है तुम अंदर थी, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो उससे कहती है रियो तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ गुजरा है, लेकिन मुझे यकीन है तुम अच्छा करोगी और थैंक यू, जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब तुम सोंगियों के साथ थी। फिर वो जा रही थी तो रियो कहती है उसे बहुत हर्ट होता है। पता है जब हम बचपन में खेला करते थे तो वो कहीं जाकर छुप जाता था और कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाता था। अब मुझे पता चला है कि कोई उसे क्यों नहीं ढूंढ पाता था, क्योंकि सोंगियो चाहता है कि उसे उसकी मॉम ढूंढे। ये सुनकर हाईसुक इमोशनल हो जाती है और रियो से कहती है थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। मोयोम को फैंटेसी से भरा सपना देखते हुए देखते हैं। वो अपने काम पर थी और चारों तरफ पेशेंट बेहोश होकर गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एक साथ सब लोगों को कैसे संभाले। तभी वहाँ पर डैनो सुपर हीरो बनकर आता है। दोनों मिलकर सबकी हेल्प करते हैं। आखिर में मोयुम उसकी तारीफ करते हुए उसे किस कर रही होती है। तभी मोयुम जाग जाती है और सोचती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं इतने फालतू भरे सपने क्यों देख रही हूँ। आगे जब वो नीचे आती है तो नीचे यंदू बैठी हुई थी। अगले सीन में हम तीनों को बाथ हाउस में देखते हैं। बात लेने के बाद ये सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मोयुम की मॉम किसी से मिलने के लिए चली जाती है और योंदू पास ही में एक लड़की को देखती है जो अपने मॉम के साथ होती है। मोयुम देखती है कि योंदू उसे देखकर सैड हो गई है, इसलिए वो भी उसके लिए टॉवल से बना वो कैप बनाती है जो सेम उस लड़की ने पहन रखा था। मोयुम उसे कहती है अब तुम्हारे पास भी ये है तो तुम फिर उदास क्यों हो। योंदू कहती है मैं इसके लिए उदास नहीं हूँ, उसके पास उसकी मॉम है और मेरे पास नहीं है। तब मोयुम उसे बड़े प्यार से समझाती है देखो सबको जाना होता है, बस तुम्हारी मॉम जल्दी चली गई, ऐसे मेरे डैड भी जल्दी चले गए, लेकिन इसके बाद पता है भगवान हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों को भेजते हैं जैसे कि हमारे फ्रेंड्स को, ताकि हम अकेला फील ना करें, और इसलिए यहाँ पर तुम और मैं मिल गए हैं ताकि हम दोनों अकेला फील ना करें। और उसकी ये सारी बातें सुनकर योंदू बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सोंग्यो रात को जब घर आता है तो उसकी मॉम बताती है कि वो कल ही यहाँ से जा रही है, उसकी चिंता ना करे और वहाँ जाकर वो उसे बार बार कॉल करती रहेगी। सोंग्यो कहता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं छोटा था तब मुझे आपकी जरूरत थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो निकल जाता है और हाईसुक बहुत ही सैड फील करती है। अगले मॉर्निंग सोंग्यो अपने ऑफिस में होता है और रात भर वो यहीं पर रुका था। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो अपनी सीट पर रियो को देखता है। रियो उसे कहती है तो रात भर तुम यहाँ पर रुके थे। रियो कहता है हाँ मुझे काम था तो यहाँ पर रुक गया, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर रियो उसे एक फोटो देती है जिसमें उसकी पूरी फैमिली थी। सोंग्यो ये फोटो देखता है जिसमें वो अपने मॉम डैड के साथ था। फ्लैशबैक में देखते हैं ये सब रियो के घर पर थे और छत पर ये सभी लोग खाना खा रहे थे। सबका मूड अच्छा था और सभी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे और उसी दौरान ये फोटो ली गई थी। अब रियो कहती है अब तुम्हारे पास भी फैमिली फोटो है। रियो कहता है इसके लिए बहुत ही थैंक यू। रियो कहती है जो हो गया वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी मॉम को सी ऑफ करने के लिए जाना चाहिए। सोंग्यो कहता है तुम ठीक कह रही हो। फिर वो जैसे ही अपना फोन उठाता है तो उसके पास एक कॉल आता है और ये कॉल पुलिस स्टेशन से आया था। अगले सीन में सोंग्यो और रियो दोनों पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ पर जोंग पहले से मौजूद था। पुलिस वालों को हाईसुक का सूटकेस मिला था। देखकर ये सभी लोग परेशान होने लगते हैं और सोंग्यो अपने मॉम को कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल की रिंग सूटकेस के अंदर से आ रही थी। फिर सोंग्यो सूटकेस को खोलने की कोशिश करता है, वो सारी डेट लगाता है पर कोई डेट काम नहीं करता। फिर सोंग्यो की डेट ट्राई करते हैं तो लॉक खुल जाता है। पता चलता है हाईसुक ने उनके एनिवर्सरी की डेट लगा रखी थी। फिर ये सभी लोग हाईसुक को ढूंढने के लिए मोयुम के मॉम के ऑफिस में आते हैं जहाँ पर ये तीनों लेडीज बैठी थी पर हाईसुक नहीं थी। इसी तरह हम हाईसुक को उसे बुद्धा टेम्पल में देखते हैं। वो यहाँ पर काफी टाइम तक बैठी रहती है और हमें हाईसुक की बीमारी के बारे में पता चलता है। दरअसल हाईसुक चीजों को रखकर और कहकर भूल जाती है और ये सारी चीजें उसके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर हो रही थी। वो अपनी सारी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, इसलिए उसके साथ ये उलझने हो रही थी। वो सोच से बाहर आती है तो देखती है कि वो कहाँ पर है। उसका फोन भी उसके पास नहीं है। वो तो सूटकेस के साथ कहीं और थी, लेकिन अचानक वो कहाँ पर आ गई है। फिर वो यहाँ से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ये तीनों भी बुद्धा टेम्पल आ जाते हैं और वो यहाँ पर एक लेडी से हाईसुक के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो लेडी बताती है कि थोड़ी देर पहले ये लेडी यहाँ पर ही बैठी हुई थी। फिर ये तीनों उसी दिशा में हाईसुक को ढूंढने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो प्लेट्स रखे हुए थे जिसपे सभी अपने विश लिखते हैं। सोंग्यो अपनी मॉम की हैंड राइटिंग पहचान जाता है और जोंग से कहता है ये मॉम ने लिखा है। हाईसुक ने लिखा था कि मैं अपने पति और बच्चे को भूल ना जाऊँ, उन्हें याद रखने में मेरी मदद करना। ये उसी डायरेक्शन में ये तीनों उसे ढूंढने जाते हैं जहाँ पर वो लोग हाईसुक का जूता पाते हैं।
देखते हैं हाईसुक जब यहाँ से जा रही थी तो उसका पैर फिसल गया था और वो नीचे गिर गई थी। जोंग कहता है इस रास्ते से मैं चाहता हूँ तुम दोनों उधर से घूम कर आओ। और काफी देर ढूंढने के बाद जोंग को हाईसुक मिल जाती है। जोंग ने मिनिस्टर को भी कॉल किया था हाईसुक के बारे में पूछने के लिए और जोंग ने उससे पूछा था कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। वो आज अफ्रीका के लिए निकलने वाली थी अपने न्यू पोस्ट के लिए। मिनिस्टर ने उन्हें बता दिया था कि उन्हें रिटायर कर दिया गया है, वो न्यू पोस्ट के लिए नहीं जा रही। अब जोंग को सब कुछ पता चल गया था। अब जोंग हाईसुक से पूछता है तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम्हें न्यू पोस्ट मिली है। हाईसुक रोते हुए कहती है मैंने झूठ बोला था, मुझे लगा कि मैं इस तरह अपने काम की रेस्पेक्ट कर पाऊंगी और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मेरा दूर जाना ही सही होगा। जोंग कहता है तुम्हें किसने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तुम कोरिया से बाहर चली गई थी तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता था। तुम जब भी गई हो तब भी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मैं ये कह नहीं पाया क्योंकि मुझे कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी। हाईसुक कहती है तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कभी भी तुमने ये सब कुछ मुझसे कन्फेस नहीं किया। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। वे यहाँ पर सोंग्यो और रियो भी आ जाते हैं और हाईसुक उसे देखकर रोते हुए उसे बुलाने लगती है। तब सोंग्यो भी अपने मन की बात कह देता है कि आप इस तरह क्यों जा रही थी, आपको पता नहीं मैं कैसा फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं चाहता था कि मैं आप दोनों के साथ रहूं और अब भी मैं यही चाहता हूँ। मैं आप दोनों के साथ फिर से बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। तब हाईसुक कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे माफ कर देना। मुझे हमेशा से ये लगा कि तुम रियो के मॉम के पास ज्यादा कंफर्टेबल हो और मुझे लगता था तुम मुझे पसंद नहीं करते। तब सोंग्यो कहता है हाँ मैं वहाँ पर कंफर्टेबल रहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको मिस करता हूँ, उसके बाद भी मुझे आपकी ज़रूरत है। इसके बाद सोंग्यो अपने मॉम को हक कर लेता है और हाईसुक उसे माफ़ी मांगने लगती है। आगे देखते हैं जोंग ने अपनी वाइफ को कैरी कर रखा था तो सोंग्यो कहता है डैड आप थक गए होंगे, मैं मॉम को उठा लेता हूँ। जोंग कहता है नहीं वो मेरी वाइफ है तो उसे मुझे संभालना होगा। हाईसुक कहती है तुम्हें वजन लग रहा होगा। जोंग कहते हैं नहीं तुम बहुत ही पतली हो, हवा की तरह पतली। और ऐसे ही बात करते हुए दोनों जा रहे थे और रियो कहती है उन्हें आगे जाने दो, साथ में दोनों कितने खुश लग रहे हैं। सोंग्यो कहता है हाँ हम दोनों को पीछे ही चलना चाहिए। आगे ये सब घर की तरफ आ जाते हैं तो बाहर ये तीनों भी वेट कर रहे थे। वो हाईसुक से कहने लगते हैं तुम कहाँ पर चली गई थी, हमें कितना टेंशन हो रहा था। हाईसुक कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने अपने घर जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे अपने घर जाना है। ये कहकर हाईसुक निकल जाती है और ये तीनों लेडीज कहती हैं चलो सब ठीक है तो हमें भी अपने घर चले जाना चाहिए। इधर घर पर जोंग अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है हमें तुम्हारा चेकअप करवाना होगा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हाईसुक कहती है कि इस बारे में तुमने सोंग्यो को बताया है। तो जोंग कहता है मैंने नहीं बताया है, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूंगा। फिर जोंग उसे वॉशरूम ले जाने के लिए भी हेल्प करता है। इधर रियो और सोंग्यो दोनों विंडो पर आते हैं। सोंग्यो रियो को बताता है कि मैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, 2 सप्ताह के लिए ट्रिप होगा तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो क्योंकि तुम यहाँ पर रहकर बोर हो जाओगी। पर रियो इसके लिए मना कर देती है। लेकिन ही सोंग्यो अपने ट्रिप के लिए निकल जाता है। इधर रियो अपने घर में हो रही होती है और वो पूरा दिन सारी चीजें करके बोर हो जाती है। अगले दिन हम रियो को फिर से रेसिपी पढ़ते हुए देखते हैं। वो सोंग्यो की रिकॉर्डिंग सुन रही थी और रेसिपी सीख रही थी। फिर सोंग्यो की बहुत देर तक वॉइस नहीं आती, फिर अचानक उसकी वॉइस आती है। फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे तो रियो सो गई थी। सोंग्यो रुक गया था पर रिकॉर्डिंग चालू थी। सोंग्यो भी उसके पास लेट गया था। तब उसने कहा कि मिल्क प्रोडक्ट की डेट भले ही एक्सपायर हो गई हो पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी एक्सपायर नहीं होगी, आज भी मैं तुम्हारे लिए वैसा ही फील करता हूँ। प्रेजेंट में रियो ये सब सुन लेती है और उसे रहा नहीं जाता, वो सोंग्यो से मिलने के लिए तुरंत निकल जाती है। वो वहाँ पहुँच जाती है और सोंग्यो को ढूंढने लगती है। फिर सोंग्यो उसे फूलों के बीचों बीच दिखाई देता है। रियो उसके पास जाती है और उसे बुलाती है। सोंग्यो उसे यहाँ पर देखता है तो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर आ सकती हूँ, मैं घर पर बोर हो गई थी इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, पता है तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला फील कर रही थी और मैं तुम्हारे साथ बैठकर बनाना मिल्क पीना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ बैठकर मिल्क पीना चाहोगे। सोंग्यो हंसता है और कहता है तुम इतनी दूर ये कहने आई हो। फिर सोंग्यो उसके पास जाता है और रियो को किस करने लगता है। फिर रियो उससे कहती है मुझे अब मिल्क नहीं पीना, जिसके बाद ये फिर से किस करने लगते हैं। दोस्तों एपिसोड का स्टार्ट होता है पास्ट सीन से, जहाँ पर हम रियो और सोंग्यो को खेलते हुए देखते हैं। रियो फूल और पत्तियों को पीस कर स्टैंड बनाती है और इसका यूज वो सोंग्यो के ऊपर करती है। रियो ये देखकर रोने लगता है क्योंकि उसके हाथों में स्टैंड लग चुका था और रियो से कह रहा था अगर ये निशान नहीं गए तो मैं क्या करूँगा।
रियो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ये स्टैंड चला जाएगा और वो इसके लिए उससे प्रॉमिस भी करती है। कल अब सीन आ जाता है प्रेजेंट में। सोंगयो रियो के लिए बनाना मिल्क लेकर आता है। तो कहती है आगे हम क्या करेंगे, तो सोंगयो कहता है पता नहीं कि इसके बाद इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा। रियो कहती है प्लीज ऐसा मत कहो। तो सोंगयो कहता है मैं अपने फ्रेंड्स को किस नहीं करता। तो कहती है प्लीज बार बार ये किस वर्ड बोलना बंद कर दो, ऐसे तो मैं भी अपने फ्रेंड्स को किस नहीं करती। फिर सोंगयो कहता है इसका मतलब अब हम फ्रेंड्स नहीं रहे। रियो कहती है मैंने सोचा नहीं था 30 साल की फ्रेंडशिप इस तरह खत्म हो जाएगी। सोंगयो कहता है ये मेरे लाइफ का बहुत ही टफ पार्ट है, मेरे लिए ओलंपिक मेडल जीतने से भी ज्यादा मुश्किल था। तभी यहाँ पर मियोंग और नायोन आ जाते हैं और दोनों रियो से यहाँ पर आने का रीजन पूछने लगते हैं कि ये जगह घर से बहुत दूर था, क्या वो इतने दूर सिर्फ सोंगयो से मिलने के लिए आई है। कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहीं से जा रही थी तो मैंने उसे कॉल कर लिया और मैं यहाँ पर आ गई। मियोंग कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम सोंगयो से मिलने के लिए आई हो। रियो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बस पर्सनल है। कहते हुए वो चिढ़कर यहाँ से चली जाती है और मियोंग सोंगयो से कहने लगता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। वो इस तरह से नाराज होकर चली गई। सोंगयो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आगे ये लोग डिनर करने बैठते हैं और रियो एक्सप्लेन करने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो कहती है स्पेशली वो यहाँ पर ये फूड खाने आई है, जो फूड लवर होता है वही इस बात को समझ सकता है। नायोन कहने लगती है कि सच में तुम यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए आई हो। तो कहती है मुझे पता था तुम बिलीव नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी। तो मोयोंग को डिश के बारे में बताने लगती है। तो मोयोंग कहता है मैं तो ये सब खाता नहीं। रियो से समझाने लगती है कि ये खाने में कितना टेस्टी लगता है। तभी सोंगयो कहता है वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, वो ये सारी चीजें खाता है। जिसके बाद ये सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। आगे रियो रूम में होती है और सोंगयो उसे कपड़े देने के लिए आता है। रियो कहती है इस तरह मैंने तुमसे काफी कपड़े उधार ले लिए हैं। फिर सोंगयो रूम को देखने लगता है और जैसे ही वो बेड पर बैठने वाला था रियो उसे कहती है तुम जा नहीं रही क्या। सोंगयो कहता है हाँ मैं बस जाने ही वाला हूँ। तभी बाहर से नायुन सोंगयो को बुलाने लगती है। रियो कहती है जाओ वो तुम्हें बुला रही है। सोंगयो कहता है ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे डर्टी लुक क्यों दे रही हो। रियो कहती है तुम क्या कह रहे हो। तो सोंगयो कहता है जब तुम ऐसे बोल रही हो ना तो अपने आप को मिरर में देखो, मुझे लगता है तुम जेलस फील कर रही हो। फिर वो सोंगयो को अपने रूम से भगा देती है। अगले सीन में हम सोंगयो और मियोंग को साथ में देखते हैं। मियोंग कहता है मैं अपने वाइफ के साथ नहीं हूँ, लगता है मुझे नींद नहीं आएगी। ये कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और खराटे लेने लगता है। सोंगयो उसकी तरफ देखता है और सोचता है बड़ा अजीब आदमी है। तभी वो रियो को मैसेज करता है क्या तुम सो गई। तो रियो की तरफ से रिप्लाई आता है नहीं मैं बाहर आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। तभी सोंगयो भी तुरंत बाहर आ जाता है। रियो से कहती है तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। सोंगयो कहता है मैं इस बुक को पढ़ रहा था, ये बुक हमें लाइफ जीने के बारे में सिखाता है। रियो कहती है इन दिनों में ऐसी बुक्स कौन पढ़ता है। सोंगयो इस बुक के बारे में और भी बताने लगता है। तभी रियो कहती है ये जगह कितनी सुंदर है, अफसोस कि मुझे कल ही यहाँ से जाना होगा। सोंगयो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, जितना सोचा नहीं था उतना जल्दी काम यहाँ पर हो गया है, तो मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। अगली वीक वापस आना होगा, तब तुम वापस आ जाना मेरे साथ, तो कल हम दोनों साथ में चलते हैं। रियो कहती है ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं मोयम की कार लेकर आई हूँ और तुम अपनी लेकर आए हो, फिर तुम्हारी कार कौन लेकर जाएगा। सोंगयो कहता है चिंता मत करो, मैं एक ड्राइवर को बुलवा लूंगा। रियो कहती है तुम पागल हो, इसके तो बहुत ही पैसे लगेंगे। सोंगयो कहता है हाँ ये तो सच है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा वर्थ होगा। रियो कहती है क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो कि बचपन से तुम मेरे साथ हो और मैंने तुम्हें बहुत सफर भी करवाया है, क्या इसके बाद भी तुम मुझसे परेशान नहीं हुए। फिर सोंगयो रियो का हाथ पकड़ता है और कहता है तुमने एक बार मेरे गालों में टैटू बना दिया था। फिर वो अपने लिप्स पर उसके हाथों को लाता है और कहता है एक बार तुमने मेरे लिप्स में टिंट लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरे लिप्स पर्पल हो गए थे। फिर रियो उसके बाल टच करके कहती है और एक बार मैंने तुम्हारे बालों में बबल गम चिपका दिया था। वो खूब हंसते हैं। फिर रियो कहती है सच में तुम मुझे इतना पसंद करते हो। फिर वो उसके कंधे का सहारा लेती है मुझे अब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, ये कहकर वो उसके कंधे पर ही सो जाती है। अगले मॉर्निंग हम मोयम को देखते हैं और उसका इंटरव्यू होने वाला था। दरअसल उसने साउथ पोल के लिए अप्लाई किया था, वो इस एप्लीकेशन के लिए पास भी हो गई थी। इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है कि वो अंटार्कटिका क्यों जाना चाहती है। तो मोयम कहती वो बचपन में हीरोज बनना चाहती थी, लेकिन रियल लाइफ में वो ये नहीं बन सकती, इसलिए उसने पैरामेडिक की जॉब चुनी। वो अंटार्कटिका जाकर और लोगों की मदद करना चाहती है और दुनिया को देखना चाहती है। तरह मोयम के इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। दूसरी तरफ जॉन्ग को हम मिनिस्टर के पास देखते हैं और वो उससे कहता है लास्ट बार तुमने मेरी वाइफ के बारे में बताया था, इसके लिए थैंक यू। मिनिस्टर कहता है कि मुझे खुशी है कि वो ठीक है। जॉन कहने लगता है इसलिए मैं तुमसे ये आखिरी बार कहने आया हूँ, हाईसुक मेरी वाइफ है और वो मेरी वुमेन है, इसलिए तुम उसे बहलाना बंद कर दो। मिनिस्टर कहता है ये अचानक तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। फिर जॉन कहता है मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, तुम हैंडसम हो इसलिए अपने आप को हीरो मत समझो। हमारी इन सारी हरकत के बाद भी मेरी बीवी के लिए मेरी फीलिंग्स खत्म नहीं होने वाली और ये हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। अभी यहाँ पर हाईसुक आ जाती है और वो मिनिस्टर को डार्लिंग करके बुलाती है। मिनिस्टर उसे कहता है हम दोनों बस फ्रेंड है। तभी जॉन्ग कहता है उसने अभी तुम्हें डार्लिंग करके बुलाया, क्या फ्रेंड्स एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं। हाईसुक भी उसे समझाने लगती है वो सही कह रहा है, हम दोनों बस फ्रेंड है।
तभी जोंग और भी चिल्लाकर कहता है, मेरी वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, तो ये हो तो नहीं सकता ना कि तुम उसके प्यार में ना पड़ो, तुम कोई रोबोट थोड़ी हो। तभी मिनिस्टर कहता है, मैं उसके प्यार में इसलिए नहीं पड़ सकता क्योंकि मैं गे हूँ, मुझे सिर्फ आदमियाँ पसंद है। और ये सुनकर जोंग को झटका लगता है। सीन में हम हाईसुक और मिनिस्टर को देखते हैं। हाईसुक उसे कह रही होती है, मुझे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा है। मिनिस्टर कहता है, कोई बात नहीं, हमारे हस्बैंड ने तो आज कन्फेस कर दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए। ये सारी बातें करते हुए हाईसुक बाहर आती है और बाहर हम जोंग को देखते हैं जो बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि इतने सालों की गलतफहमी उसकी खत्म हो गई थी। हाईसुक कहती है, तुमने सच में आज मुझे एम्बेरस कर दिया, तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हो। जोंग कहने लगता है, मैं तुम पे डाउट नहीं करता था, लेकिन वो एक आदमी है तो मुझे उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं लगती थी। अगर मुझे गलतफहमी हो रही थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर हाईसुक कहती है, मैं तुम्हें कैसे बताती, मेरे फ्रेंड का इतना बड़ा सीक्रेट था। जोंग कहता है, सच में तुम इसलिए बहुत ही कूल हो। इसके बाद जोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों आगे चलने लगते हैं। तो डोंगजिन को हम बड़े बड़े सपने देखते हुए देखते हैं। उसने उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर दिया था और वो सोच रहा था जल्दी उसे बहुत सारे ऑर्डर आने वाले हैं और वो एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। कि मॉम वहाँ पर आ जाती है और डोंगजिन उनसे कहने लगता है, मॉम हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और हाँ, ये पुराना बैग लेकर मत घुमा करो, मैं आपको बहुत ही महंगा बैग दिलाने वाला हूँ। तब म्यूजिक कहती है, मुझे बैग से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे चाहिए तुम्हारा सक्सेस और कुछ नहीं। इस सीन में हम म्यूजिक को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं और वो इंजे से पूछने लगती है, अगर एक महंगा पर्स लेने जाए तो कितने का आएगा। इंजे बताती है, अगर महंगा बैग खरीदने जाओ तो 3 मिलियन वॉन या 2 मिलियन वॉन तक का आता है। म्यूजिक ये सुनकर कहती है, इतना एक्सपेंसिव बैग तो मैं कभी ना लूं। फिर वो दोनों से पूछने लगते हैं वो इस बारे में क्यों बात कर रही है, क्या उसका हस्बैंड उसे महंगा पर्स दिलाने वाला है। म्यूजिक कहती है, ये तो कभी नहीं हो सकता। तभी मोयुम की मॉम कहती है, मैं तुमसे रियो के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्या वो ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद करेगी। इसी तरह हम रियो और सोंगयो को देखते हैं जो दोनों घर की तरफ आ रहे थे। इस रास्ते पे उन्हें म्यूजिक मिल जाती है और वो उनसे पूछने लगती है कि वो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। दोनों थोड़े से घबराने लगते हैं। तभी म्यूजिक कहती है, वो सब छोड़ो रियो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद करोगी। दोनों ये सुनकर सरप्राइज्ड होते हैं और रियो कहती है, अचानक ये सब बात क्यों कर रहे हो आप। म्यूजिक कहने लगती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें एक बार ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। हमारे आंटी मोयुम की मॉम इस बारे में बात कर रही थी, वो मोयुम के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढ रही थी, लेकिन मोयुम ने जाने के लिए मना कर दिया, तो तुम एक बार उस लड़के से मिल लो, वो लड़का डिसेंट है। सोंगयो कहता है, वो ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकती, वो अभी इस हालत में ही नहीं है। तभी पीछे से हम मोयुम को देखते हैं कि हम इन तीनों को सोंगयो के ऑफिस में देखते हैं। मोयुम रियो से कहने लगती है, कल तुम मेरी कार लेकर गई थी तो तुम दोनों पूरी रात साथ में थे, अब मुझे ये बताओ क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। सोंगयो एक्सप्लेन करने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों अलग अलग रूम में थे और अलग अलग सोए थे। रियो कहती है, हाँ वो सही कह रहा है। तभी मोयुम कहती है, वो सब ठीक है, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, यही कि तुम दोनों डेट कर रहे हो कि नहीं। फिर दोनों ही दबी आवाज में कहते हैं, हाँ। ये सुनकर मोयुम कहती है, चलो बहुत ही अच्छा हुआ, फाइनली मेरा फ्रस्ट्रेशन अब खत्म हो जाएगा। रियो से पूछने लगती है, पर तुम इस वजह से फ्रस्ट्रेट क्यों हो गई थी। बताने लगती है, क्योंकि बचपन से वो यही सुनते आ रही है, बचपन से दोनों साथ में थे, साथ में खेलते थे, कहीं पे जाते थे तो साथ में जाते थे, इसलिए उनके आसपास के सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। ये सब किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक चलता रहा। मोयुम ये सुन कर पक गई थी। रियो कहती है, हम तीनों हमेशा ग्रुप में रहा करते थे, वो लोग कभी तुम्हें सोंगयो के साथ नहीं जोड़े, ऐसा क्यों। तब मोयुम कहती है, क्योंकि मेरा टेस्ट अलग है। कि मोयुम घर आ जाती है और घर पर योंदो पहले से मौजूद थी। मोयुम उससे पूछने लगती है, क्या वो पूरे दिन बुक्स पढ़ के घर पर बोर नहीं हो जाती। अगर वो चाहती है तो कल वो दोनों साइकिलिंग कर सकते हैं। योंदो कहती है, उसे साइकिल नहीं चलाना आता है, मुझे किसी तरह की राइड चलानी नहीं आती। मोयुम कहती है कि तुम बाहर खेलना पसंद नहीं करती। योंदो कहती है, मेरे डैड कहते हैं कि बाहर खेलना बहुत ही डेंजरस है। मोयुम को समझ आ जाता है कि योंदो बाहर कम ही खेलती है। आगे ये दोनों बाहर बैठे हुए थे और डैनो आ जाता है। फिर मोयुम उससे पूछती है, क्या कल का दिन तुम्हारा ऑफ है। डैनो कहते हैं, नहीं मुझे काम पर जाना है। तब मोयुम कहती है, ठीक है कल का ऑफ ले लेना, कल सुबह 10 बजे मुझे यहाँ पर मिल जाना। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और डैनो से पूछता रह जाता है। रियो और सोंगयो दोनों अभी भी ऑफिस में थे। रियो अपने ट्री को देखती है जो उसने सोंगयो को दिया था। वो कहती है, ये तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, सच में ये कितने क्लीन लग रहा है। तभी अचानक सोंगयो उससे कहता है, रियो क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो। रियो कहती है, पागल हो गए हो क्या तुम, मेरी मॉम तो ऐसे ही बोलती रहती है। फिर सोंगयो कहता है, हमें हमारे डेटिंग के बारे में सबको बता देना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए। कल हम सबके साथ बैठते हैं और सबको बता देंगे, जिससे हमें अपने पेरेंट्स का अप्रूवल भी मिल जाएगा। अचानक कहती है, नहीं हम ये नहीं कर सकते। रियो कहती है, क्योंकि हम दोनों की मॉम फ्रेंड्स है
और वो कभी नहीं सोच सकते कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हो सकता है। ये सुनकर उन्हें झटका लगेगा और उन दोनों के लिए शायद ऑकवर्ड भी हो सकता है। मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, हमने अभी तो डेटिंग स्टार्ट की है, मुझे लगता है अभी के लिए हमें इसे सीक्रेट रखना चाहिए। ये कहता है ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, हम दोनों इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे। अगले मॉर्निंग जब रियो उठती है तो वो सबसे पहले सोंगयो को याद करती है। वो विंडो पर जाती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन सोंगयो की जगह उसकी मॉम आ जाती है और हाईसुक कहने लगती है कि सोंगयो तो जल्दी ही काम के लिए निकल गया है। फिर रियो सोंगयो को कॉल लगाती है और इधर हम देखते हैं कि सोंगयो का फोन टेबल पर रखा हुआ है। हम देखती है कि रियो का कॉल आ रहा है, वो कॉल कट कर देती है और सोंगयो ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। सोंगयो उसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नायोन सॉरी कहती है और कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। सोंगयो कहता है तुम्हें बस गलतफहमी है, तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, मैं तो इसे मजाक की तरह लेता हूँ। तब नायोन कहती है नहीं ये मजाक नहीं है, मैं सच में बहुत ही सीरियस हूँ। सोंगयो कहता है तब तो मुझे तुम्हें क्लियर कर देना चाहिए, मैं बहुत टाइम से किसी और को पसंद करता हूँ और बहुत टाइम बाद वो मुझे मिली है, तो मैं चीजों को खराब नहीं करना चाहता और उसे अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाना चाहता, प्लीज तुम्हारे दिल से ये ख्याल निकाल देना। ये सुनकर नायोन बहुत ही अपसेट हो जाती है। सोंगयो रियो को मैसेज कर देता है कि मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया, रात को हम दोनों मूवी देखने के लिए चल रहे हैं। बढ़कर रियो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है तो वो मुझे ऑफिशियली डेट पर लेकर जाने वाला है। तो दूसरी तरफ हम मोयुम को देखते हैं जिसने ट्रिप पर जाने की सारी तैयारी कर ली थी। आगे ये तीनों आउटडोर ट्रिप के लिए आ जाते हैं जहाँ पर मोयुम टेंट लगाती है और वो दोनों बैठकर देखते हैं। ये डेनो भी ग्रिल करने में हेल्प करता है, वो दोनों टेस्ट करके बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छा ग्रिल हुआ है। मोयुम एक एक करके चीजें निकालने लगती है और ये लोग पानी से खूब खेलते हैं। ये डेनो ड्रायर से योंदू के बाल सुखाता है, फिर वो मोयुम से भी अपने बाल सुखाने के लिए कहता है। वो अपने बालों को ड्रायर करने लगती है तो डेनो देखता है कि उसकी टी शर्ट बहुत ही पतली है और अंदर से उसकी स्ट्रिप दिख रही थी, इसलिए वो अपना शर्ट खोलकर उसे पहना कर चला जाता है। मोयुम को ये बात समझ आ जाती है और इस बात से उसे खुशी भी होती है। रियो मूवी के लिए वहाँ पर पहुँचती है और सोंगयो वहाँ पर पहले से बैठा हुआ था। रियो उसके पास आती है तो सोंगयो उसे ठीक से देखता भी नहीं है और वो अपने काम पर लगा हुआ था। रियो से कहता है मूवी स्टार्ट होने से पहले मेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर रियो कहती है ठीक है मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ। इस पर भी सोंगयो बस हाँ कहता है। आगे ये दोनों मूवी देख रहे थे। रियो देखती है कि सारे कपल एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, लेकिन सोंगयो तो उसके क्लोज ही नहीं आ रहा था। उसका हाथ टच करने की कोशिश भी करती है लेकिन ये भी नहीं हो पाता। फिर हम डेनो और मोयुम को देखते हैं। योंदू सो गई थी और मोयुम डेनो से बात कर रही थी। वो उससे कहती है मुझे योंदू से पता चला है कि उसे कुछ भी चलाना नहीं आता, वो बाहर बहुत ही कम खेलती है। तुझे पता है तुम उसे बाहर क्यों नहीं खेलने देते हैं? उस एक्सीडेंट की वजह से। वो कहते हैं हाँ उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे डर लगता है, लेकिन ये मेरी गलती है। मुझे योंदू को बाहर भी लेकर जाना चाहिए, जो उसे घर पर नहीं बल्कि तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। कहती है हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, योंदू को सब कुछ आना चाहिए और ये उसके ग्रोथ के लिए अच्छा भी है। वो कहता है आज के लिए बहुत ही थैंक यू। योंदू को बाहर आकर खेलना बहुत ही पसंद है और आज सच में वो बहुत ही खुश थी। अचानक यहाँ पर मोयुम कहती है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि योंदू की मॉम अगर मैं होती तो कितना अच्छा होता। डेनो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई। मोयुम कहती है मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। वो अपने फीलिंग्स के बारे में डेनो को बताने लगती है। फिर वो उसे देखती है तो उसके दिल में किस तरह ड्रम बजने लगते हैं। उन दोनों के बीच जो केस हुआ था वो भी शायद मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ था। सच में उसे लाइक करती है और वो योंदू की मॉम बनने को भी तैयार है। डेनो कहता है ये नहीं हो सकता। मोयुम उसे पूछ लेती है पर क्यों? डेनो कहता है क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता और आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर योंदू को नहीं छोड़कर जाऊंगा। प्लीज मैं अब तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब से तुम योंदू के ज्यादा क्लोज मत आना। फिर वो कहता है अब हमें घर चलना चाहिए। तो रियो और सोंगयो भी दोनों मूवी देखकर आ रहे थे। रियो काफी कोशिश करती है उसका हाथ पकड़ने की, तभी सोंगयो रुक जाता है और कहता है तुम आगे जाओ, कोई हमें देख लेगा तो शक करेगा। रियो को समझ नहीं आता कि वो अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। पहले तो वो बिना परमिशन के ही उसके चिपकता रहता था। रियो आगे निकल जाती है। इसी तरफ हम हाईसुक और जोंग को देखते हैं। हाईसुक का टेस्ट करवा लिया गया था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देख रहा होता है। डॉक्टर कहता है नहीं तुम्हारी वाइफ को अल्जाइमर नहीं है, दरअसल ये भूलने की बीमारी होती है। जैसा कि तुम बता रही हो कि तुम चीजें भूल रही हो, तो हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए हुआ होगा। हो सकता है तुमने इन दिनों के बीच बहुत ही स्ट्रेस लिया होगा, इसलिए चिंता मत करो, रेस्ट करो, तुम ठीक हो जाओगी। उनको यकीन नहीं होता और वो खुद रिपोर्ट देखने लगता है। दोनों बाहर आते हैं और हाईसुक उसे बता रही होती है कि वो कितनी खुश है कि उसे ये बीमारी नहीं है। तो अचानक जोंग नीचे बैठकर रोने लगता है और हाईसुक उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ है, वो इस तरह क्यों बैठ गया है। जोंग कहता है मैं बहुत डर गया था, मुझे लग रहा था तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो अभी सब कुछ तुम्हारे बारे में जान पाया हूँ और अभी मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है। मैं डर गया था कि इसके बाद तुम मुझे भूल गई तो मेरा क्या होगा। अगर तुम सच में मुझे भूल जाती तो मैं कैसे रह पाता। फिर हाईसुक उसे संभालती है और कहती है आजकल तुम मुझे बहुत ही एम्बेरस करने लगे हो
फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम क्यों इतने डम्प हरकत कर रहे हो। देखते रियो कुकिंग क्लास में होती है और वो न्यू डिश बनाती है। वो सोंगयू को कॉल करती है और कहती है मैं डिश लेकर आ रही हूँ। तभी सोंगयू कहता है मैं तुमसे रात को मिलूंगा। रियो ये सोचते हुए खुश होती है कि रात को अंधेरा होगा और कोई नहीं होगा तो शायद वो मेरे क्लोज आए। यही सोचते हुए वो खुश हो रही थी। रात हो जाती है और उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो डिश लेकर सोंगयू के ऑफिस में ही आ जाती है। और यहाँ पर आकर वो देखती है कि सोंगयू तेही के साथ बैठा हुआ है। ये सब देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। मियोंग बताता है कि फ्रेस्को के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। सच में वो बहुत ही बड़ी इवेंट में भी थे। फिर तेही कहती है मैं तो इवेंट के बाद ही जाने वाली थी, पर मियोंग ने मुझे रोक लिया था, लेकिन अब मेरी कॉफी खत्म हो गई तो मैं जा रही हूँ। सोंगयू कहता है सेफली घर जाना, जिसके बाद तेही यहाँ से निकल जाती है। आगे रियो सोंगयू से बात कर रही होती है। सोंगयू बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसने इस बारे में उसे बताया नहीं था। रियो उससे पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सोंगयू कहता है सॉरी मैं बताना भूल गया था। फिर रियो तेही और उसके पास्ट के बारे में बात करने लगती है तो सोंगयू कहता है मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो कहती है पर मैं जानना चाहती हूँ स्टार्ट कैसे हुआ था। सोंगयू कहता है मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। फिर रियो कहती है ठीक है, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे सेफली घर जाना, इससे लग रहा था कि तुम उसके लिए कितनी परवाह करते हो। सोंगयू कहता है नहीं मैंने इस तरीके से तो नहीं कहा था, जो कि वजह से रियो से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अगले मॉर्निंग देखते हैं कि सोंगयू के मॉम डैड और रियो के मॉम डैड साथ में ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए दोनों घर में तैयारी चल रही थी। रियो अपने मॉम डैड को इस तरह देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। और इधर रियो के घर में देखते हैं कि दोनों बहुत ही चिल्लम चिल्ली कर रहे थे और रियो इस वजह से परेशान हो रही थी। आखिरकार इनकी तैयारी हो जाती है और ये ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं। आज जोंग अपनी वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखा रहा था, जिससे म्यूजिक भी अपने हस्बैंड से ये उम्मीद करती है, लेकिन ग्योन उसके लिए दरवाजा भी नहीं खोलता और वो कार के अंदर बैठ जाता है। ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर म्यूजिक तो उन दोनों को ही देखे जा रही थी और वो सेम उम्मीद कर रही थी अपने हस्बैंड से, लेकिन हर चीज उसके सोच के अपोजिट ही हो रही थी। म्यूजिक देखती है, जोंग बड़ा सा कैमरा निकालता है और हाइसुक की तस्वीरें निकालने लगता है, अभी पागलों की तरह जमीन पर लेटकर। ये सभी देखते हैं कि तस्वीरें बहुत ही अच्छी आई है। म्यूजिक अपनी तस्वीरें देखती है जो सारी की सारी बेकार आई थी। फिर वो जोंग से कहती है उसकी तस्वीरें लेने की। ये चारों वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ सोंगयू को देखते हैं जो ऑफिस में होता है और वहाँ पर डैनो उससे मिलने आता है। दरअसल डैनो कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में आर्टिकल लिखने वाला है, वो सोंगयू की हेल्प चाहता है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए। सोंगयू कहता है हाल ही में उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाएगा तो वो उसे बता देगा। डैनो उसे इसके लिए थैंक यू कह रहा था तो सोंगयू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी मेरी बहुत ही मदद की है, तुमने मेरे साथ उन स्कैमर्स को पकड़ा था और मेरे लिए आर्टिकल लिखा था और साथ ही मैंने तुमसे अपने फ्रेंड्स की फीलिंग भी शेयर की थी। डैनो से पूछ लेता है कि तुम्हारी दोस्त की बात आगे बढ़ी। सोंगयू कहता है हाँ उन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट कर दी है, मुझे लगता है कि डेटिंग थोड़ा टफ है। इस पर डैनो कहता है हाँ डेटिंग करना और लव करना बहुत ही टफ होता है। दूसरी तरफ मोइम और रियो भी साथ में बैठे हुए थे। रियो सोंगयू के बारे में कंप्लेंट कर रही थी कि वो तेही के साथ बैठा हुआ था। उसने उससे उन दोनों के बारे में पूछा था कि उन दोनों की डेटिंग कैसे स्टार्ट हुई थी, लेकिन सोंगयू ने बताने के लिए मना ही कर दिया। मोइम उसे समझाती है वो शायद पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। अगले दिन मोइम स्टोर पे आती है तो उसकी मुलाकात डैनो से हो जाती है। डैनो के पास वो ड्रिंक थी जो लास्ट थी। वो कहता है तुम इसे ले लो। मोइम कहती है इसे तुम ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है और तुम्हारे मना कर देने से सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये कहकर मोयम चली जाती है तो डैनो कहता है लगता है मुझे इस ड्रिंक को पीना ही छोड़ना होगा। इधर हाइसुक और म्यूसुक दोनों बैठकर बात कर रहे थे और हाइसुक बताने लगती है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। उसे खुशी है कि वो फिर से अपनी फैमिली के बीच आ पाई। म्यूसुक भी कहती है कि उसे भी फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चली। अभी फिलहाल रियो के साथ जो हुआ था उसके बाद उसे ये बात और भी ज्यादा समझ आया। फिर ये दोनों अपने बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं। हाइसुक कहती है सोंगयू भी काफी टाइम से अकेला है। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं हमें अपने बच्चों के लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए, जिसके बाद ये दोनों तय करते हैं कि वो दोनों अपने अपने बच्चे के लिए पार्टनर ढूंढेंगे। इधर सोंगयू ऑफिस में होता है और म्योंग भी उसके साथ था। ही ने उनके लिए पोर्ट वाले गिफ्ट भेजे थे। सोंगयू जब अपना गिफ्ट खोलता है तो इसमें 2 प्याले थे जो स्पेशली पार्टनर के लिए बनाए गए थे। इस पे तेही ने एक नोट भी छोड़ा था, फिर उसने रियो और सोंगयू के बारे में लिखा था और उन दोनों के लिए ऑल द बेस्ट भी लिखा था। उसी तरफ रियो कॉमिक बुक पढ़ के बोर हो जाती है। वो बाहर टहलने के लिए आती है तो गली के बाहर उसे सोंगयू मिल जाता है। कैट हाउस के पास था। रियो से पूछती है कि ये तुमने ही बनाया था। सोंगयू कहता हाँ ये मैंने बनाया था। फिर ये पास्ट का सीन याद करते हैं। रियो एक बार कैट लेकर आ गई थी। वो रास्ते पर उसे मिला था। रियो को कैट से एलर्जी थी, फिर भी वो उसे उठाकर ले आई थी। फिर सोंगयू ने उस कैट के लिए हाउस बनाया था। प्रेजेंट में सोंगयू कहता है मैंने पहली बार उस कैट के लिए घर बनाया था। फिर रियो कहती है इसका मतलब वो कैट तुम्हारा पहला क्लाइंट थी। सोंगयू कहता नहीं,
पहली क्लाइंट तुम थी, क्योंकि मैंने वो घर तुम्हारे लिए बनाया था। तुम उस कैट के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैंने वो घर बनाया था। फिर रियो कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे इतना लाइक करते हो। फिर सोंगियो के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज सुनाई देने लगती है और रियो कहती है चलो मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और रियो से खाना सर्व करती है। कल की बातों के लिए माफी मांगने लगती है। सोंगियो कहता है हाँ, हमें चीजें टफ नहीं करनी चाहिए और आगे से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और आगे से मैं तेही के साथ कोई काम भी नहीं करने वाला। पर पता है मुझे थोड़ी सी खुशी हुई तुम्हें जेलस देखकर। खाना खाकर ये दोनों रियो के रूम में आ जाते हैं। रियो से कहती है तुम्हें जो कॉमिक बुक पसंद है उसकी मैं पूरी सीरीज ले आई हूँ। सोंगियो देखता है ये प्रिंसेस सीरीज थी। वो कहता है मुझे ये पसंद नहीं है। तो कहती है एक बार तुमने कहा था तुम्हें ये पसंद है। फिर सोंगियो उसे एक्सप्लेन करता है वहाँ पर दरअसल वो उसे देखने के लिए आया था। तो कहती है लगता है अक्सर तुम ऐसी हरकत किया करते थे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सच में ऐसा ही फील करते हो तो कई दिनों से तुम मुझे ऐसा क्यों फील करवा रहे हो जैसे कि तुम मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं हो। सोंगियो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा नर्वस हो गया था। जब से हम दोनों ने डेटिंग करना स्टार्ट किया है तब से मैं नर्वस होने लगा हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम मेरे पास आती हो तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। और देख पाते हैं सोंगियो ने रियो को पूरी तरह से नोटिस किया था, पर उसने रियो को पता चलने नहीं दिया। अब ये सब बताकर सोंगियो और भी नर्वस होने लगता है, कॉमिक बुक उठाकर जाने लगता है। तब रियो कहती है क्या तुम यहाँ पर नहीं रुकने वाले। सोंगियो कहता है मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ पर रहकर मेरे दिमाग में डर्टी थॉट्स आ रहे हैं। रियो कहती है कौन से थॉट्स। सोंगियो कहते हैं ऐसे थॉट्स जो नहीं आने चाहिए, जो बुरे हैं, वो भी तुम्हारे लिए। ये बैड थॉट्स है जो मुझे नहीं सोचना चाहिए और ये अनहेल्दी भी है। फिर रियो कहती है मुझे अनहेल्दी जंक फूड पसंद है, मुझे लगता है तुम्हें बैड थॉट्स के बारे में सोचना चाहिए। फिर सोंगियो उससे पूछता है क्या सच में मुझे ऐसा सोचना चाहिए। रियो कहती है मुझे लगता है हाँ तुम्हें ये करना चाहिए। तभी सोंगियो डोर बंद कर देता है और रियो के काफी क्लोज आ जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और फिर रियो लाइट ऑफ कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाती है।